स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम कंप्लीट हरियाणा जीके करेंगे, जिसके अंदर हम हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का भूगोल, हरियाणा की अर्थव्यवस्था व हरियाणा के पिछले सालों में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि हरियाणा की प्रमुख झीलें, पर्यटन स्थल, शिक्षा व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, ये सभी के सभी टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ये आज हमारे कंटेंट रहने वाला है, ये सभी टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे। तो देखिए, चलो शुरू करते हैं सबसे पहले हरियाणा के इतिहास से। हरियाणा का इतिहास देखिए, जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं हरियाणा के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास को हम 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले है प्राचीन इतिहास, उसके बाद है मध्यकालीन इतिहास व आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में हमें पढ़ना होगा प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल व ऐतिहासिक काल। मध्य ऐतिहासिक काल में हमें पढ़ना होगा मुस्लिम आक्रमण, सल्तनत काल, मुगल सत्ता, उत्तर मुगल काल व मराठों का उदय। उसके अलावा हमें आधुनिक काल में पढ़ना होगा 1857 की क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन व कांग्रेस व राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की भूमिका, हरियाणा के स्वतंत्रता संग्राम व उसके प्रमुख व्यक्ति। ये सभी टॉपिक हमें कवर करने होंगे। देखिए, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, हरियाणा का जो इतिहास है वो सभी हमें पढ़ना है। तो शुरू करने से पहले एक बार इतिहास के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए, इतिहास की अलग अलग परिभाषाएं मिलेंगी, अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग बातें बताएंगे इतिहास के बारे में कि इतिहास ये है, इतिहास ये है, इतिहास ये है। हम अगर सिंपल अर्थों में समझें कि अगर किसी भी भूगोलिक क्षेत्र में वहाँ के समाज का आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करना ही इतिहास है। एक दूसरी बात आती है कि इतिहास में तिथियां कितनी महत्वपूर्ण क्यों हैं, कि इतिहास में तिथियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं। देखिए, कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी है हमारे अतीत, उसका पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे। उसके पहले ही पेज पे लिखा हुआ है कि तिथियां महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो देखिए, पहले के ज़माने में जब राजा महाराजाएं शासन करते थे तो उस समय क्या होता था, उस समय जो उनके कवि, लेखक, दरबारी होते थे, वो राजा को खुश करने के लिए ये सब तिथियां याद रखते थे ताकि उनको दान में, भिक्षा में कुछ मिल सके राजा से। राजा को खुश कर दें तो राजा दान में कुछ देंगे। तो इसलिए वो राजा का गुणगान करते थे। राजा का राज्याभिषेक कब हुआ, राजा की कितनी पत्नियां थी, कितने पुत्र हुए, कौन सा पुत्र राजा के बाद राजा बनेगा। तो ये सभी बातें उनको याद करनी होती थी ताकि वो राजा को ये बातें बता के खुश कर सके, राजा की वाहवाही कर सके। इसलिए तिथियां इतनी ज़्यादा इतिहास में आती हैं प्राचीन समय में। तो देखिए, इतिहास में तिथियों का महत्व केवल इतना ही है कि हम अपनी बात को प्रमाणित कर सकें। प्रमाणित करने का मतलब है कि अगर हम तिथि के साथ में कोई उदाहरण बताएंगे तो उससे हमारी बात प्रमाणिक लगेगी। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं हरियाणा का प्राचीन इतिहास। तो हरियाणा का प्राचीन इतिहास है, हरियाणा अलग राज्य के रूप में इसकी स्थापना हम सभी जानते हैं 1 नवंबर 1966 को हुई थी। लेकिन हरियाणा का जो अस्तित्व रहा है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसी को हमें अध्ययन करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांट के देखेंगे, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक व ऐतिहासिक, है ना। तो देखिए, प्रागैतिहासिक वो इतिहास है जब लिखित विवरण उपलब्ध नहीं थे। आद्य ऐतिहासिक वो काल है जब लिखित विवरण तो मिले लेकिन उसकी जो लिपि थी उसको पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक वो काल हुआ जिसमें लिखित विवरण भी उपलब्ध हुए और उनको पढ़ा भी गया। 3 भागों में बांटने के बाद जो हमें प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं, सोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ से हमें इसके साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं, तो हमने टेबल के अंदर सभी प्रमाण लगा दिए हैं, आप एक में याद कर सकते हैं। देखिए, जैसे पुरातात्विक सोर्सेज, स्रोत, साहित्यिक, लिटरेचर सोर्स, उसके अलावा अभिलेख सोर्स और भौगोलिक स्थल जहाँ से हमें चीज़ें पता चलती हैं। तो हड़प्पाकालीन जो प्राचीन स्रोत थे जैसे कि हड़प्पाकालीन आभूषण, सोने तांबे के सिक्के, टकसालें, यक्ष मूर्तियाँ जो पलवल से मिली हैं, मिट्टी की मूरें, इंडो ग्रीक सिक्के जो खाखराकोट, रोहतक से मिली हैं, जैन मूर्तियाँ हास्य से मिली हैं। तो ये वो जो पुरातात्विक स्रोत थे जिससे हमें पता चलता है प्राचीन इतिहासों के बारे में, हमें साक्ष्य मिलते हैं।
साहित्यिक स्रोत लिटरेचर सोर्सेज जैसे कि वैदिक काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अर्थवेद, इन तीनों वेदों से पता चलता है, इनमें हरियाणा का जिक्र मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ जैसे शतपथ, ऐतरेय, छंदोग्य, उपनिषद, ये सभी के सभी ब्राह्मण ग्रंथ, इनसे हमें हरियाणा का इतिहास के बारे में पता चलता है। वह महाकाव्य जैसे महाभारत के नकुल दिग्विजय से रोहतक का वर्णन मिलता है। उसी प्रकार रामायण के अंदर और पुराणों में भी वामन पुराण व पाश्चात्य चरित्र में राज्य की चर्चा मिलती है, हरियाणा राज्य की। बौद्ध ग्रंथ का मंजी, मिनिकाय व दिव्यवादन में हरियाणा की चर्चा मिलती है। इसके अलावा जो जैन ग्रंथ है बदर बहुचरित व कथाकोश के अंदर हरियाणा की चर्चा मिलती है। उसके बाद है कुछ प्रमुख अभिलेख, जैसे टोपरा स्तंभ अभिलेख जो वर्तमान यमुनानगर में है टोपरा, तो वहाँ से पता चलता है। गुजरी महल जो हिसार के अंदर है, जो किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था अपनी रानी गुजरी की याद में, तो वहाँ से 8 स्तंभ अभिलेख मिले हैं। पेवा से भोजदेव का अभिलेख मिला है। पेवा किसके लिए प्रसिद्ध था, पेवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। जगाधरी से 12 खड़ी लिखित अभिलेख मिले हैं। वह करनाल से खरोष्टी लिपि में अभिलेख मिला है। वह अग्रवा लेख से संगीत के 7 अक्षर अंकन हुए मिले हैं, अग्रवा हिसार के अंदर है। उसके अलावा कुछ भौगोलिक स्थल जैसे राखी गढ़ी, हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो राखी गढ़ी है। इसके अलावा सबसे पुराना स्थल जो बिरडाना हरियाणा के अंदर मिला है। बनावली फतेहाबाद के अंदर है। मिठाथल भिवानी से इसके साक्ष्य मिले हैं। ये जो बता रहा बिरडाना फतेहाबाद से, कुनाल भगवानपुरा कुरुक्षेत्र से, मदीना रोहतक से व अग्रवा हिसार से कुछ भौगोलिक स्थल हैं। इसके बाद देखिए अगला प्राग ऐतिहासिक काल। तो देखिए जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको हम 3 भागों में और बांटेंगे आगे फर्दर। कौन कौन से, पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल व काल, नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल वो पाषाण काल है जब मानव पत्थर के बड़े औजारों का उपयोग करने लगा था। वह इसके उपकरण पिंजौर, चंडीगढ़, धामली, फिरोजपुर, सिरका, कोटला आदि से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद नवपाषाण काल वो काल है जब मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। देखिए कृषि करने की एक स्थिति है कि जब कृषि करनी पड़ेगी तो मानव को स्थायी बस्तियों में बसना पड़ेगा, वरना जंगली जानवर कृषि को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। तो मानव की मजबूरी होगी कि अगर कृषि करनी है तो उन्हें स्थायी बस्तियां बनानी पड़ेंगी। तो कृषि करने लगा तो स्थायी बस्तियां बसने लगी। तो जिसके साक्ष्य हमें हरियाणा हिसार जिले के सीसवाल से प्राप्त होते हैं कि वो स्थायी बस्तियों में बसने लगा था, मानव कृषि करने लगा था। उसके बाद ताम्रपाषाण काल वो पाषाण काल है जिसके अंदर मानव ने सबसे पहले धातु ताम्र का उपयोग करना शुरू किया था। इसके साक्ष्य हमें रोहतक व हिसार जिलों के कुछ भागों में तोमर औजारों से मिले हैं। वहाँ ताम्र के औजार मिले हैं हिसार व रोहतक से। उसके बाद देखिए आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर हमें पढ़ना है सीसवाल संस्कृति, हड़प्पा सिंधु घाटी संस्कृति व आंकड़ा संस्कृति। देखिए जो विश्व की सबसे बड़ी संस्कृतियों में रही है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी। इसके जो प्रमुख स्थान हैं वह इसके अलावा हरियाणा के जो प्रमुख स्थान है मैंने इस टेबल के अंदर लगा दिए। जैसे कि मोहनजोदड़ो, इसका उत्खनन करता था राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में, सिंधु नदी पर है वह पाकिस्तान के अंदर है। जैसे चुनहुदड़ो अर्नेस्ट मैके ने किया था, सिंधु नदी पर है पाकिस्तान के अंदर ये भी। जैसे रंगपुर रंगनाथ राव मादर नदी पर है गुजरात के अंदर। लोथल ये एक प्रमुख व्यापारिक स्थल था, लोथल रंगनाथ राव भोगवा नदी पर है गुजरात के अंदर। कालीबंगा जो बीबीलाल घग्गर नदी पर है राजस्थान के अंदर। राखी गढ़ी डॉक्टर अमेंद्रनाथ 1963 घग्गर नदी पर हरियाणा के अंदर। बनावली एस बीस्ट सरस्वती नदी पर फतेहाबाद के अंदर। मीठाथल व मदीना, तो ये सभी स्थल आपको याद करने हरियाणा के। उसके बाद सीसवाल संस्कृति का जो डॉक्टर सूरजवान के नेतृत्व में सीसवाल गांव की खुदाई हुई थी 1968 के अंदर। इससे संबंधित जो स्थल थे जैसे हिसार, भिवानी, सिरसा, रेवाड़ी, गुड़गांव व मेवात हैं। उसके बाद है हाकड़ा संस्कृति। ये जो हाकड़ा संस्कृति थी ये मुख्यतः कृषक समुदाय के लोग थे और इस संस्कृति के साक्ष्य हमें घग्गर नदी के भाव क्षेत्र में मिलने के कारण हुए हैं। इसी कारण इसको हाकड़ा संस्कृति भी कहते हैं। और घग्गर नदी को पाकिस्तान के क्षेत्र में हाकड़ा कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम हाकड़ा संस्कृति पड़ा है। इसके प्रथम साक्ष्य कुनाल से प्राप्त हुए हैं, कुनाल नामक स्थान से।
तो देखिए आगे, उसके बाद है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंदर हमें पढ़ना है वैदिक काल, महाजनपद काल, महाभारत काल, गुप्त काल, मौर्य काल। तो देखिए सबसे पहले वैदिक काल। वैदिक वे माने जाते हैं जो वेदों से जिनकी उत्पत्ति हुई है, और इनको आर्य इन्वेजन की एक थ्योरी है कि ये जो आर्य है वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आकर जो भारत है उसके उत्तर पश्चिमी भागों से वहाँ पे बसे थे सर आके, और वहीं से इनकी वेदों की रचना ये सब हमें मिलता है। तो देखिए वैदिक काल के अंदर ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी से जोड़कर इस क्षेत्र को देखा जाता है। ग्रंथों में इसको ब्राह्मवर्त भी कहा है, किसको? हरियाणा क्षेत्र को ब्राह्मवर्त भी कहा गया है। उस समय समाज 4 वर्णों में विभाजित हुआ करता था वैदिक काल के अंदर। देखिए सबसे पहले जो समाज का 4 वर्णों के अंदर जो हमें विभाजन मिलता है वो कब कब मिलता है? हमें पुरुष सूक्त में मिलता है हमें सबसे पहले। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अंदर हमें वो 4 वर्णों का सबसे पहले वर्णन मिलता है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। उसके अलावा उनकी जो आर्थिक क्रियाएं थी वो कृषि, पशुपालन व व्यापार थी। ये उनकी प्रमुख आर्थिक क्रियाएं थी। उसके बाद है महाभारत काल, जिसमें धार्मिक व ऐतिहासिक संबंध से कुरुक्षेत्र युद्ध को जोड़ के देखा जाता है। हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र जिला है, उसे धर्म की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि जो धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहीं पे पांडव व कौरवों के बीच युद्ध हुआ था। यही वो स्थान है जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया था, ज्योतिषर के अंदर। ज्योतिषर में एक अति प्राचीन वट वृक्ष है। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि उसी वट वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो देखिए उसके बाद महाजनपद काल। अब देखिए कृषि होने लगी, कृषि से अधिशेष मिलने लगा। अधिशेष होने के कारण अब क्या किया, धीरे धीरे क्षेत्र बढ़ने लगा, विस्तार होने लगा क्षेत्र का। जब पैदावार ज़्यादा होने लगी, अधिशेष ज़्यादा बचने लगा, तो राजाओं ने क्या किया, अपने क्षेत्र को बढ़ाया, सेना रखनी शुरू कर दी। तो देखिए लगभग 600 ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। हरियाणा कुरु महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। अत्यधिक नगरों का विकास हुआ, व्यापार बढ़ा, लोहे के औजारों का उपयोग होने लगा। तो तकनीकी की मदद से ये बड़े बड़े जनपदों के रूप में उभरे छोटे छोटे क्षेत्र। उसके बाद है गुप्त काल। तो गुप्त काल में हमें प्रयाग प्रस्ती से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने इसे गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। किसे? हरियाणा राज्य को। और इसके बाद वर्धन वंश, 6ठी शताब्दी में पुष्यवती नामक सेनापति ने संवत राज्य की स्थापना की थी। इसका सबसे प्रतापी शासक था हर्षवर्धन, जो प्रभाकर वर्मन का पुत्र था, जिसने हुणों व शशांक को हराया था। और हर्षवर्धन के बाद में यदु व कुरु नामक 2 शक्तियां उभरी कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद आता है मौर्य काल। तो जो हम जानते हैं कि मौर्य काल का जो संस्थापक रहा है वो श्रीगुप्त है, और इसका पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और इनका जो प्रधानमंत्री था वो चाणक्य रहा था। तो हरियाणा इस राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इसकी जानकारी हमें टोपरा स्तंभ अभिलेखों से मिलती है, जो कि यमुनानगर के अंदर है। अशोक ने थानेसर में स्तूप भी बनवाया था, जिसमें बुद्ध के अवशेष भी रखे हुए हैं। इसी के साथ हमें अगले पढ़ना है कुछ अन्य टॉपिक, मिसलेनियस टॉपिक, अतिरिक्त टॉपिक, जो हरियाणा के एग्जाम में एचएसएससी पूछता है। तो देखिए योद्धगण, ये कौन कौन सा गण था योद्धगण? ये युधिष्ठिर के पुत्र योद्ध ने इसे बनाया था। वह महाभारत के द्रोण पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। जो जूनागढ़ का शिलालेख था 150 ईसा ईस्वी पूर्व में, उसका भी उल्लेख है। और योद्धगणों की राजधानी प्रकृतरनाथ थी, जो अभी वर्तमान में औरंगाबाद, बामला, भिवानी के अंदर स्थित है। योद्धगणों के प्राचीन सिक्के 1834 में कैप्टन कोटले को सहारनपुर के निकट बेहट गांव से मिले थे, और कनिंगम को सोनीपत से प्राप्त हुए थे। इन सिक्कों को ब्राह्मण देव अंकित हुआ करता था, और जो योद्धगण थे वो ब्राह्मण देव को अपना आराध्य देव मानते थे। इसके बाद है अगरकाल, जो बरवाड़ा व अग्रवां से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगरकाल का जो उल्लेख है वो हमें अष्टाध्यायी, बोधायन, स्रोत सूत्र व पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। इसके अलावा अगरकाल जो है, जो अग्रवाल लोग हैं यानी वैश्य वर्ण के लोग, वैश्य जाति के लोग हैं, इसे अपना पूर्वज मानते हैं। उसके अलावा है तीसरा कुनिंद व अर्जुनायन गण। देखिए कुनिंद गण का प्रसार अंबाला जिले में है।
ये भी योद्धाओं अगर गणराज्यों की तरह गणतंत्रात्मक थे। हमें याद क्या रखना है कि कुनिद और अर्जुनयन है ना, वो उस समय गणतंत्रात्मक थे। जैसे महाजनपदों में दो जनपद गणतंत्र थी, कौन कौन सी, वज्जी और मल, दो ऐसी ये जनपद हुआ करती थी जो उस समय गणतंत्र थी। उसके अलावा जो अर्जुनयन गण है वो राजस्थान और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिलों में व्याप्त मिलता है हमें। उसके बाद देखिए हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास। तो हमने प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर लिया, अब हमें मध्यकालीन इतिहास की तरफ आना है। तो देखिए हरियाणा का जो मध्यकालीन इतिहास है उसका आरंभ हम भारत में मुस्लिम आक्रमण से माना जाता है। हरियाणा पर मुस्लिम आक्रमण शुरू हो चुके थे। क्यों? क्योंकि हरियाणा है ना, वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आता है और ज़्यादातर जो आक्रमण हुए हैं मुस्लिम आक्रमण वो इसी रास्ते हुए हैं, कंधार गांधार के रास्ते आते हुए। तो हरियाणा भारत के उत्तरी भाग में होने के कारण अधिक प्रभावित रहा है युद्धों से, मुस्लिम आक्रमणों से। तो सबसे पहले हमें तोमर वंश के बारे में पढ़ना है, जो प्रतिहार शासन के बाद तोमर नरेश अनंगपाल ने दिल्ली नगर बसाया था और इसकी राजधानी हरियाणा को बनाया था और वहीं पर लालकोट किले का निर्माण भी करवाया था। इंपॉर्टेंट है लालकोट किला। और इसके बाद मोहम्मद गजनवी जो 1009 से 1014 में थानेसर पर हमला किया और इसकी जानकारी हमें विदेशी यात्री अलबरूनी से मिलती है। अलबरूनी की जो किताब है, तो देखिए आक्रमण के समय थानेसर पर तोमर शासक जयपाल का शासन हुआ करता था और 1037 ईस्वी में बाद उसके पुत्र मसूद ने हासी पर हमला किया और मसूद के बेटे मसूद ने हमला किया। नोट के अंदर है कि 1043 में चौहान परमारो व कुलचुरियों ने गजनवी को पराजित कर दिया था। इसके अलावा जैन लेखक हेमचंद्र के दसराय महाकाव्य के अनुसार चौहान व तोमरों के बीच संघर्ष का अंत विग्रहराज राजा द्वारा दिल्ली पर अधिकार के साथ हुआ था। उसके बाद हमें पढ़ना है चौहान वंश व मोहम्मद गौरी। तो देखिए चौहान वंश व मोहम्मद गौरी 12वीं सदी में हरियाणा व दिल्ली पर चौहानों का आधिपत्य हो गया था। हमें पढ़ा था कि जो चौहान है कुलचर ये हैं, इनका आधिपत्य हो गया था। इसके अलावा 1075 से 86 के मध्य गौरी ने आक्रमण किए, पंजाब अपने अधीन भी कर लिया था उस समय। और उसके बाद जब वो चौहान वंश का आधिपत्य था तो जब वो भारत की तरफ बढ़ा तो आगे उन्हें चौहान वंश मिला और चौहान वंश के प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय से उनकी टकराट हुई और जिस स्थान पर टकराट हुई उसका नाम था तरावेड़ी। इसीलिए इसका नाम तराइन का प्रथम युद्ध पड़ा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। इसमें गौरी पराजित हुआ, पृथ्वीराज तृतीय है वो विजयी रहा। उसके बाद 1192 में फिर गौरी ने युद्ध किया, तराइन का द्वितीय युद्ध गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, जिसमें गौरी विजय रहा। और इसी के साथ हम सल्तनत काल के बारे में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी जीतने के बाद उसका जो एक गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने सारा की सारी सत्ता है वो उसको दे दी और आप वहाँ से निकल गया गौरी। और उसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश की नींव रखी और इसी भारतीय इतिहास में इसी काल को सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। सल्तनत में पंजाब, हरियाणा व उत्तर भारत के बहुत सारे भाग आते हैं। तो इसके बाद हमें पढ़ना है 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में गुलाम वंश आया था। तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं हम, दिल्ली सल्तनत के अंदर ये सभी वंश हमें पढ़ने हैं। जैसे कि पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, तो इन सभी को हमें पढ़ना है। तो गुलाम वंश में सबसे पहली मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान और उसका जो पति था हरियाणा के कैथल के पास बंदी बनाकर उसको हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि जो उसके मंत्री थे उन्हें महिला शासक की जो सत्ता है वो पसंद नहीं आई, तो इसलिए उन्होंने साजिश के तहत उसको मरवा दिया। तो अब हमें अगला पढ़ना है खिलजी वंश। तो बलबन के बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश स्थापित हुआ था और 1290 में जलालुद्दीन खिलजी इसका सुल्तान बना। उसके बाद देखिए तुगलक वंश। तुगलक वंश में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक महत्वपूर्ण है, जिसने हिंदू मंदिर तुड़वाए, मूर्ति, पुस्तक व ग्रंथों को जला दिया था।
जिसके कारण हिसार व सफीदो जींद के अंदर है, इसके अंदर विद्रोह हो गए। जबरन हिंदुओं को मुसलमान भी बनाया था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने आसी के अंदर एक आसी किला, हिसार किला जिसे हम हिसार फिरोजा के नाम से जानते हैं, ये रहा हिसार फिरोजा शहर बसाया। वह सिरसा से 12 मील दूर फिरोजाबाद हरनी खेड़ा को बसाया। उसके बाद है लोधी वंश, जिसके संस्थापक बहलोल लोधी थे। और इसके समय में 3 हमें लड़ाइयाँ पढ़नी है, पानीपत की पहली, दूसरी, तीसरी। इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ तीनों की तीनों HSSC बार बार पूछता है। सबसे पहले किसके बीच हुई, कहाँ हुई, इनका सन और कौन विजय रहा, ये तीनों के तीनों युद्धों की हमें बातें याद होनी चाहिए। देखिए HSSC ये नहीं है कि हमें सभी के सभी वंश रटने हैं, इसीलिए आप देखेंगे मैंने जहाँ सभी वंशों के बारे में इतना लंबा लंबा नहीं लिखवाया, जितना इंपॉर्टेंट है उतना याद रखना है। संस्थापक, महत्वपूर्ण युद्ध व उसका प्रमुख शासक, इसके अलावा हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो देखिए सबसे पहला 1526 के अंदर पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर विजय रहा। बाबर की एंट्री हो चुकी है और इब्राहिम लोदी हार गया। इससे हम मुगल काल की सत्ता स्थापित हो जाती है दिल्ली सल्तनत के ऊपर, क्योंकि बाबर की विजय के साथ हमें मुगल काल में हम एंटर कर जाते हैं। तो बाबर ने अपने पहले भारत अभियान के दौरान 1525 में हरियाणा में प्रवेश किया था और 1526 की पानीपत की प्रथम लड़ाई के साथ बाबर विजय रहा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा फौजदार इशारे हमीद खान ने इसे रोकने का प्रयास भी किया था। प्रथम लड़ाई पड़ ली, उसके बाद बाबर अपने जीवन में लड़ाइयों में व्यस्त रहा, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी बाबर ने। तो उसके बाद प्रथम लड़ाई के बाद दूसरी है खानवा का युद्ध 27 के अंदर। उसके बाद है 28 में चंदेरी का युद्ध बाबर वर्सेज मेदिनी राय के अंदर। उसके बाद है 29 में घाघरा का युद्ध बाबर वर्सेज मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें हर में बाबर विजय रहा। उसके बाद 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। परंतु क्या हुआ कि बिहार का एक प्रतापी शासक शेरशाह सूरी, उसने क्या किया, 1540 में हुमायूं को परास्त कर दिया और हुमायूं भारत से भाग गया। जब तक भारत वापस नहीं आया, जब तक शेरशाह का शासन रहा। शेरशाह इतना प्रतापी शासक था। और 1545 में शेरशाह की जब बारूद फटने से मौत हो गई, तब हुमायूं वापस आया। और उसके बाद उसकी दूसरी लड़ाई होती है पानीपत की 5 नवंबर 1556 में अकबर वर्सेज हेमू के बीच। हेमू हिंदू अंतिम शासक था, जैसे जिन्हें प्रश्न पूछा ये कि हरियाणा का हिंदू अंतिम शासक हेमू हरियाणा के अंदर। तो अकबर इसमें विजय रहा, जिसका संरक्षण बैरम खां था। और अकबर 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गया था। क्या आपको पता है कि सभी के सभी जो युद्ध हैं वो पानीपत के अंदर क्यों हो रहे थे? जब हम उत्तर पश्चिम से भारत की तरफ आते हैं तो पहाड़ी इलाका है, आपको पता होगा, बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो उसके चलते एक पंजाब रास्ता पार करने के बाद पंजाब के अंदर बहुत सारी नदियां हैं, जिसे हम पंच क्षेत्र कहते हैं। व्यास, सतलुज, है ना, सिंधु, चेनाब, झेलम, ये सभी की सभी नदियां हैं। तो उसके बाद एक खुला स्थान जो मिल पाता है वो पानीपत का मिल पाता है हरियाणा के अंदर। उसी खुले स्थान के अंदर ज़्यादातर महाप्रताप की लड़ाइयाँ पानीपत की लड़ी गई थी, इसीलिए पानीपत के अंदर सभी के सभी लड़ाई हुई हैं। उसके बाद है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में हमें पढ़ना है बंदा बैरागी का संघर्ष। गुरु गोविंद सिंह के बाद मुगलों का विरोध बंदा बैरागी ने किया था और 1710 में बंदा बहादुर शाह ने करनाल व नरावड़ी के बीच इनके युद्ध हुआ, जिसमें बंदा बैरागी की हार हुई। उसके बाद है रेवाड़ी के अहीर शासक नंदराम नामक अहीर ने रेवाड़ी की स्थापना की थी। उसके बाद है नादिर शाह का आक्रमण। करनाल का युद्ध 1739 में नादिर शाह वर्सेज मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि मुगल सम्राट था हिंदुस्तान की तरफ से, जिसमें नादिर शाह जीता और मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। उसके बाद मराठों का उदय हुआ। पानीपत की तृतीय लड़ाई अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठों के बीच हुई। अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली और इसमें भी मराठे पराजित रहे। 1761 में पानीपत का तृतीय लड़ाई हुई थी। उसके अलावा अन्य है जॉर्ज थॉमस, जैसे कि जो आयरलैंड का निवासी था, जिसे जॉर्ज साहब के नाम से जानते हैं। आसी के अंदर इसका क्षेत्र था। करनाल का फिर इसमें युद्ध हुआ 1799 के अंदर जॉर्ज थॉमस व सिखों के बीच, जिसमें
समझौते के साथ इसका अंत हो गया। आसी का शासक था थॉमस। उसके बाद हमें देखना है अगला आधुनिक इतिहास। हम आधुनिक इतिहास के अंदर एंटर कर गए। तो देखिए, उत्तर मुगल शासकों की अयोग्यता और साम्राज्य की उथल पुथल के कारण हम जानते हैं कि धीरे धीरे मुगल काल क्या था, कमजोर होता चला गया, जिसका फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने उठाया। वह अन्य जो जो दूसरी विदेशी कंपनी आई थी, जैसे पुर्तगाली कंपनी, फ्रेंच कंपनी, डच कंपनी, डेनिश कंपनी, ये सभी कंपनी लगातार आती गई और इन्हीं सब का फायदा उठाकर अंततः है अंग्रेजी कंपनी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो सफल रही हरियाणा और पूरे भारत के अंदर कब्जा करने में। तो देखिए, दिल्ली हरियाणा क्षेत्र मराठों पर उसका कब्जा हुआ करता था आधुनिक इतिहास मुगल काल के बाद में। उसके बाद 30 सितंबर 1803 को दौलतराव सिंधिया ने हरियाणा को सर्जियन गांव की संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया, क्योंकि मराठे भी धीरे धीरे कमजोर होने लगे थे। और राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की भूमिका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन व्यवस्था शोषणकारी व आर्थिक लाभ केंद्रित थी, जिसके कारण किसान, स्थानीय शासक, सामंत, सैनिक, आदिवासी लोगों और कंपनी के बीच में रोष या विरोध पैदा हो गया, जिसके चलते 1857 की क्रांति ने जन्म लिया। ये सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन था, भारत का भी, हरियाणा का भी। तो इसका जो प्रथम विस्फोट है 1857 का, वो बंगाल में बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, जो 34वीं इन्फेंट्री का एक सिपाही था, चर्बी वाले कारतूस का विरोध करने से हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1858 में चार्टर एक्ट के अंतर्गत हरियाणा को उत्तर पश्चिम प्रांत से हटाकर पंजाब में विलय करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजी शासन इतना डर गया था इस विद्रोह से कि उन्हें लगने लग गया था कि अब तो जो अंग्रेजी शासन उसको उखाड़ फेंकेंगे ये लोग। लेकिन वो सफलतापूर्वक दबाने में सफल रहे। दबाने का कारण क्या था? 1857 की क्रांति जो हरियाणा के अंदर हुई थी, उसके विफल रहने का क्या कारण था? लोगों में एकता नहीं थी, एक कोई मकसद नहीं था लोगों का, सभी के सभी एक नहीं हो पाए, एकत्रित नहीं हो पाए, एक साझा मकसद नहीं था। ये सब हमारे असफलता के कारण रहे, वरना उसी 57 की क्रांति में हमें आज़ाद हो जाना चाहिए था। तो देखिए, 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह की चिंगारियां सबसे पहले हरियाणा के अंबाला छावनी पड़ी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे पहले हरियाणा में कहाँ पर इसकी 1857 क्रांति की झलक पड़ी थी? अंबाला के अंदर। तो प्रमुख व्यक्ति थे वो थे अहमद अली, बल्लभगढ़ के नारसिंह हरियाणा की तरफ से, अकबर अली। 17 जून को रुदा नामक गांव में नवाब नूर मोहम्मद खां के साथ भी झड़प हुई थी और इसके साथ हरियाणा को 2 डिवीजन में बांट दिया गया, दिल्ली और हिसार। उसके बाद देखिए हरियाणा के कांग्रेसी व राष्ट्रीय आंदोलन। तो देखिए 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ए यू हुम ने की थी, और राय बहादुर मुरलीधर के प्रयासों से अंबाला में एक शाखा कांग्रेस की स्थापित हुई थी। लाला लाजपत राय ने हिसार रोहतक में भी एक शाखा स्थापित की थी, जिसे आर्य समाज हिसार के नाम से लाला लाजपत राय ने संस्था को स्थापित किया था 1886 के अंदर। असहयोग आंदोलन क्या है, जो कि अक्टूबर 1920 में इसकी प्रथम सभा का आयोजन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था, और अंबाला के लाला मुरलीधर ने राय बहादुर सम्मान लौटा दिया था असहयोग आंदोलन में। उसके बाद मार्लिमेंटो सुधार, जिसमें 1909 में ब्रिटिश द्वारा लाया गया कानून था। हरियाणा के पत्रकार बाल गोविंद गुप्त ने शिवशंभू का चिट्ठा नामक लेखों से खुला विरोध किया था इसका। देखिए, रोलैक टैक्टन सत्याग्रह 21 मार्च 1919 को पारित हुआ था। वह अंबाला शहर में सबसे पहले इसका विरोध हुआ। 10 अप्रैल 1919 में विरोध करते हुए गांधी जी को पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ऐसे पूछता है कि गांधी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? पलवल जिले से ही गिरफ्तार किया गया था। 6 अप्रैल 1919 को एक्ट के विरोध में रोहतक में बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। उसका साइमन कमीशन, उसका विरोध भिवानी, रोहतक व जज्जर अंबाला में इसका बहुत विरोध हुआ, और इसी प्रदर्शन में विरोध करते हुए अंग्रेजों ने लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को मृत्यु के घाट उतार दिया, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को हरियाणा में शोक सभाएं बनाई जाती हैं। उसके अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च से प्रारंभ हुआ था, और इसमें अंबाला के सूरजबान लाला भी शामिल हुए थे। इसके अलावा अंबाला के दुलीचंद की पुत्रियां विद्यावती, यशोदा व जमुना ने इनका नेतृत्व किया व महिला आंदोलन में भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है तीनों नाम। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर 8 अगस्त 1942 में यह आंदोलन की घोषणा हुई थी। वह हरियाणा में रेलवे, डाकघर, पुलिस थानों में प्रदर्शन हुआ, और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बाद 1946 में चुनाव में स्वतंत्रता की प्राप्ति। अब स्वतंत्रता की तरफ आ गए हम।
तो कांग्रेस ने यूनिस्ट पार्टी के सहयोग से सरकार बनाई थी और सरकार में हरियाणा के कांग्रेस नेता लहरी सिंह भी शामिल थे। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया था पाकिस्तान से और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और हरियाणा उस समय पंजाब का ही भाग हुआ करता था। 1949 में सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ और सच्चर फॉर्मूले के बाद में एक शाह आयोग बना जिसने सीमा आयोग गठन किया और उसी सीमा आयोग के गठन से हम पंजाब से हरियाणा को अलग कर कर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य के रूप में उदय हुआ, जिसके पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा बने थे। तो देखिए उसके बाद आता है स्वतंत्रता संग्राम के महायोद्धा जो हरियाणा के रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले है बल्लभगढ़ के नार सिंह। 1929 में बल्लभगढ़ रियासत के प्रशासक बने थे। इन्होंने दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर से मित्रता कर और उनके अपने सैनिक भेजकर सम्राट को मुक्त कराने का प्रयास किया था। वह वापस गुद्दी पर बिठाने में मदद की थी। 9 जनवरी 1958 को चांदनी चौक पर इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था अंग्रेजी शासन द्वारा। उसके बाद है झज्जर का नवाब अब्दुल रहमान खान। 1857 क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और 8 सितंबर 1857 को विद्रोही का आरोप लगाकर इन्हें भी लाल किले पर फांसी के घाट उतार दिया गया। उसके बाद है सर छोटूराम, जिनका जन्म 24 नवंबर 1881 को रोहतक के गढ़ी सांपला में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रोहतक से उर्दू साप्ताहिक जाट गजट पत्र निकाला था। वह 1924 में जमींदार लीग की भी स्थापना की। 1938 में मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया और इन्हें 1937 में सर की उपाधि भी मिली थी, सर छोटूराम। उसके अलावा हरियाणा के जो और महत्वपूर्ण सेनानी हैं जैसे कि चौधरी देवीलाल, जिनका जन्म सिरसा जिले के चौटाला गांव में हुआ था। 1942 के आंदोलन में सक्रिय रहे थे, वह जेल भी गए थे। 52 में ये पंजाब में कांग्रेस के सदस्य बने और 77 में जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने हैं। और इसी के अलावा 1989 में केंद्रीय सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे हैं। वह 6 अप्रैल 2001 को इनका निधन हो गया था। नवाब अहमद अली गुलाम खां, दिल्ली सम्राट को वापस गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह इनके ऊपर भी राजद्रोह का करार लगाकर अंग्रेजी शासन ने 23 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर इन्हें फांसी पर लटका दिया। उसके अलावा है रानिया का नवाब नूर समद खां। रानिया कहाँ है? सिरसा के अंदर है। तो इन्होंने भी खुलकर विरोध किया अंग्रेजों का। इसके अलावा पंडित नेकीराम शर्मा इंपॉर्टेंट है। जन्म रोहतक के कलंगा गांव में हुआ था। 4 सितंबर 1887 को हुआ। कलंगा अभी भिवानी के अंदर आता है। भिवानी से इन्होंने संदेश नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। इंपॉर्टेंट है। 8 जून 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। झांसी के लाला हुकमचंद जैन व मिर्जा मुनीर बेग। तो सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी इन्होंने अंग्रेजों का खुलकर विरोध किया। रेवाड़ी के राव तुलाराम। इस प्रकार हम अब हरियाणा के भूगोल के अंदर आ जाते हैं। हरियाणा का इतिहास हमारा समाप्त हो गया है। अब देखिए हरियाणा का भूगोल। तो देखिए हरियाणा के भूगोल में हमें सबसे पहले इसका अक्षांश विस्तार व देशांतर विस्तार पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। वह 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हरियाणा राज्य का विस्तार है। ये अक्षांश और देशांतर हो गए। इसके अलावा हरियाणा की सीमा कुल 5 राज्यों से सीमा लगती है, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। आप मैप देखेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, तो एक बार मैप जरूर देखिए हरियाणा का। 2 कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं, जैसे चंडीगढ़ व दिल्ली। हरियाणा के प्रमुख तथ्य जैसे कि कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। देश के कुल क्षेत्रफल का 1.34% हिस्सा हरियाणा के अंदर है। भारत की जनसंख्या का 2.09% हिस्सा हरियाणा रखता है। और हरियाणा का भौगोलिक वर्गीकरण देखिए, जो किसने किया था? डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में किया हुआ है। 8 भागों में विभाजित। पहला है शिवालिक, जो पर्वत क्रम में नवीनतम पहाड़ियाँ हैं, ऊंचाई 900 से 2300 मीटर तक है। इनसे गग्गर, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती आदि निकलती हैं। सबसे ऊंची चोटी करो चोटी है, जिसकी ऊंचाई 15-14 मीटर कहीं मिलेगी, कहीं 14-99 मीटर मिलेगी आपको। स्थानीय भाषा में इसे घर भी कहा जाता है। इसके बाद है गिरिपद मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ का मैदान, बालू के टिब्बे,
अरावली व पथरीला प्रदेश जो कि मेवात जिले की अरावली पहाड़ियों में स्थित है। तरंगित बालू अनकाई दलदल जो कि सिरसा के दक्षिण भाग में अनकाई दलदल पाया जाता है। उससे अगला है जलवायु, नदियाँ व मृदाएं। तो देखिए जो हरियाणा राज्य की जो जलवायु है उसका निर्धारण हम कहाँ से करते हैं? समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति व उत्तर पश्चिमी विक्षोभ से हम और दक्षिण पश्चिमी मानसून से जलवायु का निर्धारण हो पाता है। तो समुद्र से दूर होने के कारण व आसपास कोई भी जल संसाधन न होने के कारण इसकी जो जलवायु है वह उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है। देखिए महाद्वीपीय हम उसे कहते हैं जिसके आसपास कोई भी समुद्र या पानी क्षेत्र नहीं लगता हो। तो आप देखेंगे हरियाणा महाद्वीप के मध्य में है, इसलिए इसकी जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। डॉक्टर गुलामदीन कोपेन का जलवायु वर्गीकरण इन्होंने दो भागों में बांटा, आर्द्र उपोष्ण जलवायु व उपोष्ण स्टेपी जलवायु। जो आर्द्र उपोष्ण है वो उत्तरी भाग की शिवालिक श्रेणी में पाई जाती है, वह उपोष्ण स्टेपी अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ प्रमुख ऋतु हरियाणा की जैसे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु व वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून अंत तक होती है। इसका औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वह दक्षिण पश्चिमी जिलों में इस समय लू चलती है। हरियाणा में लू से सभी वाकिफ होंगे। और सितंबर से मार्च तक शीत ऋतु रहती है, औसतन तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। वर्षा ऋतु जुलाई से मध्य सितंबर तक रहती है। औसत वर्षा होती है हरियाणा के अंदर 40 से 60 सेंटीमीटर, किसी किसी के अंदर ज़्यादा भी होती है। जैसे कि जो यमुना का छछरौली है उसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा पाई जाती है। 80% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से आती है, कुछ विक्षोभ से भी आती है। उसके बाद देखिए प्रमुख नदियाँ। नदियाँ इंपॉर्टेंट है, हरियाणा HSSC काफ़ी क्वेश्चन पूछती है नदियों से रिलेटेड। हमने नदियों के सभी नदियों के मैप लगा दिए, आपको याद करना आसान हो जाएगा। जैसे सबसे पहले है यमुना नदी, सबसे बड़ी नदी हरियाणा क्षेत्र की और सदा हमेशा बहने वाली नदी। तो सदा नीरा नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है यमुनोत्री हिमनद से है। देखिए HSSC में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र हरियाणा के बाहर है या फिर शिवालिक श्रेणी नहीं है? तो कौन सी है? यमुनोत्री हिमनद से है। हरियाणा के कलेसर यमुनानगर से प्रवेश करती है। हरियाणा व उत्तर प्रदेश के बीच 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। आने वाले जिले हमने देखिए ऐसे लगा दिए हैं, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, ये सभी ऐसे जिले हैं हरियाणा की जो यमुना नदी से सीमा रखते हैं। तो सरस्वती नदी अगली, जिसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से है। महाभारत में वर्णित अनकर्त तीर्थ इसी नदी पर है। हमने देखिए मैप पे लगा दिया, जैसे शिवालिक श्रेणियाँ, वहाँ से निकलती है हमारी नदियाँ सरस्वती, और अंत में जाके कहाँ मिल जाएगी? घग्गर के अंदर मिल जाएगी। ये दिखाया हुआ घग्गर के अंदर सरस्वती मिल जाएगी। यहाँ पे इसकी सहायक नदी के रूप में तांगड़ी नदी। तो नदी के किनारे महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की थी। यमुनानगर के आदि बद्री स्थान से प्रवेश करती है, वह घग्गर नदी में मिलकर राजस्थान में प्रवेश करती है। लिखा भी हुआ है, मैप भी अच्छा याद करने के लिए। 12मासी नदी है, परंतु अब ये बरसाती नदी बनकर रह गई है। छयांग व मारकंडा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ के रूप में हम जाने जाते हैं। उसके बाद है घग्गर नदी, एक प्रमुख नदी, दूसरी प्रमुख नदी हरियाणा की। तो देखिए घग्गर नदी का हमने मैप बना दिया, ये रहा। यहाँ से घग्गर नदी चलती है। सरस्वती नदी इसकी सहायक नदी, मारकंडा, टांगरी, सभी की सभी नदियाँ इसकी सहायक नदियों के रूप में इसमें आके मिल जाती हैं। इसका उद्गम शिवालिक श्रेणियों से है। एकमात्र वृत बरसाती नदी है। झाझरा व कुशला प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। दूसरी प्रमुख नदी हरियाणा की है ये। इसके बाद आती है मारकंडा नदी, जो यहाँ से आती है मारकंडा, जिसकी सहायक नदी टांगरी। उद्गम धरतीधर नामक पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश में, इसके अलावा प्राचीन नाम इसका अरुणा था। वह अम्बाला में कालाअंब स्थान से प्रवेश करती है, अंत में सरस्वती नदी में विलीन हो जाती है। और रंग, बेगना, टांगरी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कुछ छोटी नदियाँ जैसे साहिबी दक्षिणी नदी है, कृष्णावती नदी दक्षिणी नदी है ये भी। उसके अलावा चौटांग नदी हरियाणा की सबसे छोटी नदियों में है। शिवालिक से उद्गम है, 9 किलोमीटर के लगभग आसपास लंबाई है। उसके बाद देखिए हरियाणा की नदी तंत्र, हमने सभी के सभी नदियाँ एक ही में लगा दी हैं, याद करना आसान होगा एक ही मैप से। जैसे यमुना नदी, जैसे कि मारकंडा, सरस्वती, घग्गर, जैसे कृष्णावती, दोआन, साहिबी, साइनी, मसानी बैराज है इसके ऊपर, पथराला बैराज, याद करना आसान होगा। जैसे राज्य की प्रमुख झीलें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है राज्य की झीलों से। एक क्वेश्चन हमेशा आता रहा है, HSSC पूछती रही है किसी भी एग्जाम, हरियाणा पुलिस, ग्रुप डी, CTC या किसी भी एग्जाम में, पटवारी, विलेज सेक्रेटरी, हर में पूछती है। तो सुल्तानपुर झील जो कि गुरुग्राम के अंदर है, फरुखनगर में स्थित है, 353 एकड़ के अंदर। बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है, दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1947 में सिंचाई परियोजना के लिए निर्माण किया गया था। दमदमा झील गुरुग्राम सोना में, खलीलपुर झील नू मेवात में, कर्ण झील करनाल, ब्रह्मसरोवर थानेसर कुरुक्षेत्र, कोटला झील मेवात में, तिलियार झील सभी के सभी यहाँ पे दिखाई हुए। देखिए ब्लूबर्ड, हिसार, तिलियार, रोहतक, सुल्तानपुर, दमदमा, सूरजकुंड,
फरीदाबाद के अंदर, बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर, कोटला मेवात के अंदर, खलीलपुर ये सभी की सभी मेवात, कर्ण झील करनाल, ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र, सुखना झील पंचकुला। तो देखिए आगे प्रमुख मृदाएं। तो कृषि हरियाणा जो रहा है वो कृषि प्रधान राज्य रहा है जिसकी अधिकांश भाग मैदानी है। तो डॉक्टर जसवीर सिंह ने इसकी मृदाओं को 6 भागों में वर्गीकृत किया, जैसे अति हल्की मृदा जो कि सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, मंडीगढ़, हिसार तक फैली है। हल्की मृदा रसौली भी कहते हैं, भिवानी, गुरुग्राम, झज्जर, रेवाड़ी। मध्यम मृदा मध्यवर्ती भागों में है। सामान्य भारी मृदा, भारी व बहुत भारी मृदा जिसे डाकर भी कहते हैं, घग्गर क्षेत्र में पाई जाती है। शिवालिक मृदाएं जो पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर आदि में पाई जाती हैं। इसके बाद अगला है हरियाणा की कृषि व पशुपालन। तो देखिए हरियाणा की कृषि व पशुपालन में हमें हरियाणा, क्योंकि देखिए कृषि प्रधान राज्य है तो इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित होगी। और हरियाणा की जनसंख्या का 3/4 गाँव में निवास करती है जनसंख्या। इसकी कुछ प्रमुख फसलें हैं जैसे कि रबी फसलें, जिसे स्थानीय भाषा में आषाढ़ी फसल भी कहा जाता है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, अप्रैल मई में काट लिया जाता है। प्रमुख फसलें गेहूं, कपास, जौ, चना, दलहन आदि हैं। हरियाणा कुल गेहूं उत्पादन का 15% पैदा करता है, जो कि यूपी, पंजाब और एमपी के बाद चौथा स्थान पर है हरियाणा में कपास उत्पादन में देश में चौथा स्थान है। खरीफ की फसलें जैसे सावनी फसल भी कहते हैं, जुलाई शुरू में बोया जाता है, सितंबर में काटा जाता है। मुख्य चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि हैं। करनाल जिला बासमती चावल के लिए उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछती है धान का कटोरा। उसके बाद हरियाणा में बागवानी। देखिए राज्य में बागवानी का जो विकास है उसको बढ़ावा मिला था 1990-91 के दशक में, उसी में भी बाग स्थापित किया गया था। तो कुछ फलों की खेती, जैसे राज्य में फल उत्पादन में सिरसा जिला का पहला स्थान है। यमुनानगर आम, केला अग्रणी उत्पादक है। केला व सेब अग्रणी उत्पादक फतेहाबाद है। देखिए केला व सेब में हरियाणा कहीं पैदा नहीं होता। मुझे लगता है कि एचएसएससी ने क्योंकि इसको ठीक माना है, और एचएसएससी का जो इंटेंट रहा होगा वो ये रहा होगा कि उत्पादन नहीं, वो स्टोर यानी कि भंडारण के लिए सबसे ज़्यादा फतेहाबाद रहा होगा केला व सेब, क्योंकि केला तो होता नहीं है, केला तो दक्षिण में होता है, हरियाणा में कहीं केला नहीं होता। इसके अलावा देखिए सब्जी की खेती, राज्य में आलू की सर्वाधिक खेती होती है। आलू कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाला क्षेत्र आदि में होता है। शुगर बीट्स करनाल, सोनीपत, फूलगोभी सोनीपत, पानीपत। उसके बाद देखिए मशरूम की खेती के लिए प्रसिद्ध है हरियाणा का सोनीपत, जिसे हम खुम्बी भी कहते हैं, देश में प्रथम है। मशरूम को हरियाणा में सांप की छतरी भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कृषि संबंधित मुख्य योजनाएं व सरकारी जानकारियां। तो देखिए मसालों के रूप में हरियाणा में सर्वाधिक भाग पर लहसुन की खेती जाती है। इसके अलावा अगर हम मीट्रिक टन में देखेंगे तो हल्दी सर्वाधिक होती है मीट्रिक टन के हिसाब से। मिर्च यमुनानगर, करनाल, मेथी, गुरुग्राम, हिसार। औषधीय रूप में राज्य सरकार ने 13 अगस्त 2002 को राज्य मेडिसिन प्लांट बोर्ड की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय पंचकुला के अंदर है। फूलों की खेती के रूप में डियोलिस फूल की खेती सर्वाधिक की जाती है फरीदाबाद के अंदर, जिसमें रजनीगंधा फरीदाबाद, गुलाब पानीपत, सोनीपत के अंदर। गेंदे फूल की खेती गुरुग्राम, जींद में की जाती है। कृषि संबंधी राज्य सरकारी प्रमुख योजना, जैसे मुख्यमंत्री की बागवानी बीमा योजना शुरुआत 2021 में हुई थी। यह मौसम आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु शुरू की गई थी। इसके अलावा है भावांतर भरपाई योजना, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2018 को हुई थी। इसका उद्देश्य था कम कीमत के जो जोखिम है उससे किसान को बचाना व कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना। कृषि विविधीकरण यानी कि अलग अलग फसलों का बोना। एक बार एक ही फसल से बोने पर सिंचाई जो जल है उसमें हानि होती है, वह अन्य भी मृदा की भी हानि होती है एक जैसे फसल उगाने पर। तो कृषि विविधीकरण के लिए हरियाणा में कृषि संबंधित प्रमुख योजनाएं। तो देखिए हरियाणा के अंदर प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री कृषक एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा, जो जनवरी 2014 में शुरू हुई थी। आर्थिक मदद के लिए मृत्यु पर आश्रितों को 5 लाख तक दिया जाता है। बागवानी विजन दस्तावेज वर्ष 2017 में 15 वर्षों के बागवानी क्षेत्र को दुगुना उत्पादन को तिगुना करने के लिए किया गया था। इसका जो विजन है वो 2030 तक तैयार किया गया है। आने वाले एचएसएससी एग्जामों में ये क्वेश्चन आ सकता है। बागवानी विजन दस्तावेज का जो विजन है वो किस वर्ष तक तय किया गया था? 2030 तक। राज्य में पशु। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आय का दूसरा जो प्रमुख स्रोत है वो पशु है, पशुपालन है। देश की पहली पशु गणना दिसंबर 19 से अप्रैल 2020 के मध्य 1920 के मध्य हुई थी। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल पशुधन का 71.02 लाख है, जो देश का कुल पशुधन का 2.10% रहा है। राज्य में मुर्रा नस्ल की भैंसें पाई जाती हैं, जिसे हम खुंडी नाम से जानते हैं। इसे हम एशियाई ट्रैक्टर, काला सोना, जो कि अपने 35 लीटर दूध देने के लिए प्रसिद्ध रिकॉर्ड बनाया हुआ है। हरियाणा में इसके अलावा सोनीपत में साहिवाल, थापरकर गायों की नस्लें भी प्रमुख हैं। तो ये जो मुर्रा नस्ल की भैंस का है प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एचएसएससी पूछता है।
पशुपालन में डेयरी के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो देखिए 19 नवंबर 2015 को गौवंश संवर्धन के लिए अधिनियम बनाया गया, 2015 लागू किया गया था। हिसार में गोकुल ग्राम स्थापित किया जा रहा है। स्पर्म बैंक हिसार गुरुग्राम जगाधरी यानी यमुनानगर में है। भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र टोना हिसार के अंदर स्थापित है। वह गोवंश व गोवंशज के प्रजनन विकास के लिए 12-13 जनवरी 2000 को पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी हरियाणा में। सघन पशु विकास परियोजना भिवानी 1972 में मिनी काशी जिसे हम कहते हैं की स्थापना की गई। 3 प्रकार के मुर्गी प्रजनन गुरुग्राम के अंदर हैं। कुक्कुट रोग जांच प्रयोग स्थानीय सर कुरुक्षेत्र के अंदर है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार जिले के अंदर स्थापित है। वह सुधार व संरक्षण के लिए हरियाणा मुर्रा भैंसों व अन्य दुधारू पशुओं के लिए नस्ल अधिनियम 2001 बनाया गया हरियाणा राज्य में। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जो अनुसूचित जातियों के लिए पशुओं का मुफ्त बीमा करने वाला है, पहला राज्य है ऐसा। पालतू पशु चिकित्सा केंद्र सह प्रशिक्षण चिकित्सालय पंचकुला के अंदर स्थापित है। उसको देखिए महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल में एक वीर्य बैंक है जहाँ तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे डेयरी संबंधित। इसके बाद आता है हरियाणा का सिंचाई व्यवस्था। तो देखिए हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था में राज्य है 60% भूमि में उत्पन्न व्यवस्था है सिंचाई की। और सिंचित भूमि का साधनवार विवरण इस प्रकार है कि 48.3% नहरी, 51.12% नलकूप व 0.52 अन्य संसाधनों से हम सिंचाई की पूर्ति करते हैं हरियाणा राज्य के अंदर। नलकूपों द्वारा सिंचाई सावधिक कैथल में होती है, न्यूनतम पंचकुला के अंदर होती है। सिंचित क्षेत्र व जिलावार विवरण है। कुल सिंचित क्षेत्र 5672 हेक्टेयर है। सर्वाधिक सिंचित जो जिला है वो सिरसा है और न्यूनतम पंचकुला है। इसके अलावा कुछ प्रमुख नहरें हैं जैसे कि पश्चिम यमुना नहर। इसका ऐतिहासिक विवरण देखिए। इसकी जो स्थापना है वो 1879 में यमुना नदी के पश्चिम भाग से ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई थी। ये सबसे पुरानी नहरों में से एक है। इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो अब हथनीकुंड बैराज से निकलते हैं, क्योंकि ताजेवाला जो बैराज है वो परियोजना समाप्त कर दी गई है क्योंकि वो शिथिल पड़ गया था। उसके स्थान पर हथनीकुंड बैराज बनाया गया है। 360 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भौतिक विवरण कुल लंबाई जो पश्चिम यमुना नहर की है वो 3226 किलोमीटर तक है। इसकी प्रमुख शाखा जैसे सिरसा नहर, बालोट झज्जर जिले में है, बरवाला, हासी, जींद व मुंड्रक नहर इसकी कुछ प्रमुख शाखाएं। उसके बाद देखिए भाखड़ा नहर, प्रमुख बड़ी नहर है ये भाखड़ा नहर। तो ये सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर निकाली गई है। यह नहर टोना फतेहाबाद से हिसार में प्रवेश करती है। भाखड़ा नहर और पश्चिम यमुना नहर के बीच कड़ियों के रूप में पश्चिम यमुना नहर को जोड़ा जाता है, जिसकी 2 प्रमुख शाखाएं हैं, बरवाला लिंक नहर नरवाणा जींद के अंदर, बरवाला हिसार के अंदर। उसका देखिए गुड़गांव नहर। अब की बार जो सीटी हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था ये कि गुड़गांव नहर का संबंध। तो देखिए ओखला दिल्ली नामक स्थान से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है और इसका कार्य वर्ष 1970 में प्रारंभ हुआ था और 10वीं पंचवर्षीय योजना के साथ समाप्त हो गया था। उसके बाद है चौथा जवाहरलाल नहर की वह भिवानी नहर। ये निकाली गई छोटी नहरें हैं, दोनों भाखड़ा नहर से निकाली गई हैं। जवाहरलाल नहर सोनीपत के लिए सिंचित क्षेत्र में है। भिवानी में सिंचाई करती है। आगरा नहर हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सिंचाई करती है। उसका सिंचाई परियोजना हरियाणा राज्य में। तो सिंचाई परियोजना में सबसे पहले है जुई नहर सिंचाई परियोजना। प्रारंभ वर्ष 1969 है। लंबाई 170 किलोमीटर। सिंचित क्षेत्र भिवानी है। लवारू उत्थापक परियोजना कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। सिंचित क्षेत्र भिवानी व चरखी दादरी है लवारू वाली उत्थापक योजना। इसके महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि उत्थापक जो परियोजना है उसमें कुल 493 नहरें निकलती हैं। इसकी कुल लंबाई 3702 किलोमीटर तक है। उसके अगली है जवाहरलाल नेहरू उत्थापक परियोजना, जो पहली बार पानी इसमें 1976 में छोड़ा गया था। सिंचित क्षेत्र महेंद्रगढ़ है। नांगल उत्थापक परियोजना नहर जो 80 किलोमीटर की लंबाई में, सिंचित क्षेत्र अम्बाला है इसका, नांगलवाड़ी का। उसके बाद देखिए हरियाणा में प्रमुख सिंचाई और समाप्त होगा। इसके बाद सिंचाई परियोजना का जो टॉपिक है वो हथनीकुंड बैराज जो ताजेवाला बैराज के स्थान पर निर्मित किया गया है। शुरू 1996 में हुआ था, समाप्त 99 में हुआ था। पानी 2002 में छोड़ा गया था। लंबाई 360 है। ताजेवाला समाप्त हो चुका है। 1873 में निर्मित किया गया था, अब ये समाप्त हो चुकी है। उसका आता है वन संपदा वन्य जीव संरक्षण। तो देखिए 1966 के समय हरियाणा के पास 3.9% वन क्षेत्र था, जबकि अब यह 6.79% है। भारत के कुल क्षेत्र का 1.35% हरियाणा का क्षेत्रफल है, परंतु वन क्षेत्र 0.2% ही है। इसी को देखते हुए एक राष्ट्रीय नीति के अनुसार कुल क्षेत्र पर 20% क्षेत्र पर वन क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। तो हरियाणा को भी इसे पूरा करना होगा। अपने क्षेत्र में 20% क्षेत्र पर वन क्षेत्र रखना होगा। तो इसी कारण हम अपने जो हरियाणा क्षेत्र उसके अंदर वनों को संरक्षण पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया 2 प्रकार, जैसे उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, उसके अलावा उष्णकटिबंधीय पाइन वन। तो जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ है उसमें
20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है। क्षेत्र महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, भिवानी है। इसमें कुछ पेड़ जो प्रमुख शीशम, पीपल, नीम, आम, जामुन, बड़, कीकर, खेर है। वह उष्णकटिबंधीय पाइन वनों में 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। क्षेत्र अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, सॉरी। उसके अलावा पेड़ चीड़, पाइन, कचनार, महुआ आदि हैं। अगला वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण है, देखिए वनों को बांटा गया 3 भागों में। एक तो आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन वो हैं जहाँ लकड़ी काटना, पशुचारण बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। संरक्षित ऐसा क्षेत्र वन क्षेत्र है जिसके अंदर लकड़ी काट सकते हैं, पशुचारण कर सकते हैं, लेकिन वनों को हानि नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पेड़ को हानि हो गई तो उस क्षेत्र में आपके ऊपर कार्रवाई होगी। यानी आप लकड़ी काटिए, पेड़ नहीं कटना चाहिए, लकड़ी की टहनियाँ काट सकते हैं। उसके अलावा हम पशुचारण कर सकते हैं। अवर्गीकृत ऐसा वन क्षेत्र है जिसके अंदर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय उद्यान राज्य के प्रमुख। तो सबसे पहले 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं हरियाणा राज्य के अंदर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो गुरुग्राम के अंदर है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो कि यमुनानगर के अंदर है। तो देखिए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। यह गुरुग्राम के सुल्तानपुर में 1989 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1989 में। इसकी स्थापना हुई थी पक्षी विहार के रूप में 1971 में। वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से स्थापना हुई थी। इसका जो क्षेत्र है वो 142.52 हेक्टेयर है। इसमें प्रमुख पक्षी है वो साइबेरियन सारस रहा है। हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क रहा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, और ये रामसर साइट भी है, याद रखना है रामसर साइट। अब की बार क्वेश्चन बन सका है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जो एक रामसर साइट भी है। तो हरियाणा के अंदर ऐसे 2 राष्ट्रीय उद्यान तो एक ही है, सुल्तानपुर में वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो है भिंडावास वाला, जो रामसर साइट भी है प्लस वेटलैंड भी है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर के अंदर स्थित है। 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। क्षेत्रफल 4682.32 हेक्टेयर। लाल जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए हम जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान सभी के सभी हमने एक ही मैप में लगा दिए हैं। याद करना आसान होगा, रिवीजन करना आसान होगा आपके लिए। देखिए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट, काले के रंग के अंदर बॉक्स के अंदर रेक्टेंगल के हमने राष्ट्रीय उद्यान लगाए हैं, जैसे कि एक राष्ट्रीय उद्यान कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हो गई कंप्लीट। उसके बाद देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य देखिए, वन्यजीव अभ्यारण्य है हमारे लाल रंग के अंदर, जैसे भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, रामसर प्लस वेटलैंड इंपोर्टेंट है, खापड़वास झज्जर के अंदर है, कलेसर यमुनानगर के अंदर, खास सिरोनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य वह दोनों के दोनों का है पंचकुला के अंदर है, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र के अंदर, अबूबसर वन्यजीव अभ्यारण्य सिरसा के अंदर, नारसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी के अंदर। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखिए संरक्षण रिजर्व। संरक्षण रिजर्व हमने नीले रंग से दिखाए हैं गोल सर्कल में। एक तो है जींद के अंदर बीड़ बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य, उसके बाद है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र कैथल के बॉर्डर पर। तो कंप्लीट हो गए सारे के सारे। उसके बाद देखिए प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? कैरू भिवानी के अंदर है। काफ़ी बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है चिंकारा प्रजनन केंद्र के ऊपर। फिशेंट प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बारसोदन कुरुक्षेत्र में है, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में है, काला तीतर प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर है, चिड़िया प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में है, हाथी पुनवास केंद्र बंसतौर यमुनानगर में है, मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। ये हमारे प्रजनन केंद्र हो गए। उसके बाद देखिए उद्योग खनिज व ऊर्जा संसाधन, अगला टॉपिक शुरू हो गया है। तो देखिए हरियाणा उद्योग का जो विकास है वो 1980 के पश्चात शुरू हुआ था। राज्य में जिलेवार उद्योग का वर्णन है। सबसे पहले गुरुग्राम, जिसे हम साइबर सिटी के नाम से भी जानते हैं, मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। इसके अंदर प्रमुख उद्योग है बेनेटन समूह की एक उद्योग इकाई साइबर सिटी के नाम से प्रसिद्ध, ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड गैर सरकारी कंपनी, मारुति सुजुकी की प्रथम इकाई पूरे भारत में यहीं पे लगी थी गुरुग्राम के अंदर, मुंजाला शोभा लिमिटेड शाखा ऑब्जर्व कंपनी है, एसआरएफ लिमिटेड आईबीएम सर्विस सेक्टर में, जेनपैक्ट कंपनी, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो जेआरडी टाटा व एफसी कोहली ने स्थापित की थी, कैनन प्रमुख, कैनन हम जानते हैं प्रसिद्ध किसके लिए? कैमरों के लिए प्रसिद्ध है। रेनबैक्सी लेबोरेटरी, ये सीईटी में क्वेश्चन आया था शिफ्ट फर्स्ट वाली में कि रेनबैक्सी लेबोरेटरी कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर 1961 में स्थापित है, प्रो एग्रो सीड्स कंपनी है। उसके बाद हमारा अगला है भिवानी
और यमुनानगर, दोनों देखने हैं हमने उद्योगिक क्षेत्र के रूप में। देखिए भिवानी जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के रूप में स्थापित 1937 में था। इसमें सीमेंट फैक्ट्री भी है जो 1939 में सेठ रामकृष्ण डालमी द्वारा स्थापित की गई थी। चरखी दादरी नया जिला बनने के साथ ही 2016 के बाद यह कहाँ चल गया है, यह अब चरखी दादरी के अंदर चल गया है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल 1943 में स्थापित हरियाणा सरकार द्वारा 1969 में खाद्य व ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। उसका यमुनानगर के अंदर है प्रमुख उद्योग पेपर सिटी के नाम से जानते हैं। बलालपुर पेपर सिटी 1929 में सबसे पहले मेसर्स पंजाब पल्प एंड पेपर मिल के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। आज हम इसे यमुनानगर के अंदर स्थापित है, ये जानते हैं पेपर सिटी के नाम से। यमुना गैस लिमिटेड स्थापना 1973। सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर के अंदर है, स्थापना 1933। रेलवे कैरिज की वर्क वैगन वर्कशॉप स्थापना 1952। जगाधरी के अंदर भारतीय रेलवे की एकमात्र ऐसी वर्कशॉप है जहां शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत का कार्य होता है। इंपॉर्टेंट है जगाधरी यमुनानगर के अंदर, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछती है इसके ऊपर कि भारतीय रेलवे का वर्कशॉप जगाधरी यमुनानगर के अंदर है। टिम्बर मार्केट, लकड़ी मार्केट भी कहते हैं जिसे, अब्दुल्लापुर लकड़ी मंडी के नाम से प्रसिद्ध हुआ करती थी, अभी इसे टिम्बर मार्केट के नाम से जानते हैं। गोला बारूद उद्योग भी यमुनानगर के अंदर है। उसके बाद हमारा है पानीपत, सिरसा, सोनीपत, अम्बाला। तो देखिए पानीपत को हम बुनकरों के शहर के नाम से भी जानते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड नाइट्रोजन उर्वरक का एक कारखाना है। तेल शोधक कारखाना बहलौली के अंदर जो सबसे पहले 1980 में करनाल में स्थापित हुआ था, लेकिन बाद में पानीपत अलग जिला बनने के साथ ही यह कारखाने का नाम पानीपत तेल शोधक कारखाना रख दिया गया। इसके अलावा देश का कैप्टिव विद्युत संयंत्र भी कैप्टिव अम्बाला के अंदर देखिए मिक्सी कम ग्राइंडर व वैज्ञानिक उपकरणों के लिए अम्बाला प्रसिद्ध है। जो पूरा भारत है उसके अंदर वैज्ञानिक उपकरणों का जो 20% निर्यात है वो अकेला अम्बाला जिला करता है। उसके बाद सिरसा, सिरसा में केवल मध्य व लघु औद्योगिक इकाइयाँ हैं, ज़्यादा कुछ औद्योगिक रूप से विकसित हुआ नहीं है। उसके बाद सोनीपत, एटलस साइकिल उद्योग विश्व में प्रसिद्ध है सोनीपत का। वह सब्जी नगरी भी कहा जाता है इसे, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां भी उगाई जाती है, जैसे खुम्बी हो गया। याकुल डोनेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गैलेक्सी स्मिथ ग्लाइको कंज्यूमर हेल्थ लिमिटेड, जो जिसका प्रसिद्ध सभी जानते होंगे, सभी बच्चों ने पिया होगा, हॉर्लिक्स इसका प्रसिद्ध प्रोडक्ट है इस कंपनी का। तो ये सोनीपत के अंदर है। हरियाणा के प्रमुख उद्योगों में अगला है रोहतक। रोहतक के अंदर शुगर मिल है, एंटर करते ही आपको मिलेगी शुगर मिल। होजरी व वस्त्र इंडस्ट्री है, IMT है। वह सबसे इंपॉर्टेंट है सोरी कपड़ा बाजार, बार बार HSSC पूछती है। एशिया का सबसे बड़ा व पुराना कपड़ों का बाजार सोरी बाजार है जो रोहतक के अंदर है। महेंद्रगढ़ को हम खनिज भंगूर के नाम से जानते हैं। सभी खनिज जैसे कि मैग्नीज, तांबा, कैल्साइट, वर्म कैल्साइट, सभी के सभी कहाँ मिलेंगे आपको, महेंद्रगढ़ के अंदर मिलेंगे। रेवाड़ी पित्तल व तांबा बर्तन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तिल्ले जुत्ती का उद्योग भी देश भर में प्रसिद्ध है। उसके अलावा फरीदाबाद, फरीदाबाद में इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है। जिसके अलावा गुडियर कंपनी जो बल्लभगढ़ के अंदर है वो स्थापित है। गुडियर के टायर आते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक उद्योग व कृषि उद्योगों के लिए फरीदाबाद फेमस है। बहादुरगढ़ जिसे हम हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, जो झज्जर जिले के अंदर है, इसके अंदर सैनिटरी उद्योग फेमस है। इसके अलावा पंचकुला, HSSC ने पिछली बार इसमें प्रश्न भी पूछा था। HMT कहाँ स्थित है, हैवी मशीन टूल्स, पिंजौर के अंदर। अगला है विशेष आर्थिक क्षेत्र और हरियाणा के औद्योगिक केंद्र। तो देखिए देश हरियाणा राज्य में देश से सबसे अधिक सेज हैं, जिसके अंदर गुरुग्राम व अम्बाला में DLF द्वारा सेज क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। देश का सबसे बड़ा मल्टी प्रोडक्ट सेज रिलायंस द्वारा झज्जर में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा पंचकुला को नैनो सिटी व IT कॉरिडोर विकसित करने के लिए कार्य चल रहा है। उसके अलावा है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के ऊपर। लेदर गारमेंट पार्क बहादुरगढ़ के अंदर झज्जर में। फुटवेयर पार्क करनाल के अंदर लिबर्टी कंपनी है जो जूते बनाती है। इसके अलावा है बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो मानेसर गुरुग्राम के अंदर स्थापित है। और हरियाणा में 4 फूड पार्क हैं, साहा अम्बाला, राई सोनीपत, नरवाना जींद और डबवाड़ी सिरसा के अंदर। इसके अलावा जेम्स व ज्वेलरी पार्क उद्योग विहार स्थापित है गुरुग्राम के अंदर। उसके अगले हैं राज्य के ऊर्जा संसाधन। राज्य में कौन कौन से ऊर्जा संसाधन है। देखिए हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना 5 मई 1967 को हुई थी और नवंबर 1970 में हरियाणा राज्य सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला प्रथम राज्य बन गया था भारत का। विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 16 अगस्त को हुई थी। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे हम HPCL के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1997 में हुई थी, जिसकी क्षमता
5300.5 मेगावाट की है। कुछ विद्युत परियोजनाएं हैं जिसे हम तीन भागों में बांटेंगे, जैसे तापीय के अंदर जल परियोजना व गैर परंपरागत। गैर परंपरागत के अंदर सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा व पवन ऊर्जा आएंगी। तो सबसे पहले तापीय केंद्र, सबसे पहला है राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र, जिसकी स्थापना 24 अगस्त 2010 को हुई थी हिसार खेदड़ के अंदर। ये प्रथम मेगा परियोजना थी हरियाणा राज्य की। इसका जो स्रोत है वो है कोयला महाफील्ड, कोयला महानदी कोलफील्ड, जिसकी क्षमता 1200 मेगावाट की है। दूसरा है अरावली सुपर तापीय, इसे हम इंदिरा गांधी तापीय परियोजना के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 4 मार्च 2011 झज्जर में हुई थी। इसका जो कोयला से स्रोत है वो है महानदी कोलफील्ड, इसकी क्षमता 1500 मेगावाट की है। उसके अलावा प्रमुख खनिज जो हरियाणा में मिलते हैं हमने मैप के थ्रू लगा दिए हैं, याद करना आसान रहेगा। जैसे सबसे ज़्यादा जो खनिज मिलता है वो महेंद्रगढ़ के अंदर मिलता है, जैसे लो एसक, बैराइट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज, फेलेस्फर, मैग्नीज, काइनाइट, वर्मिकुलाइट, सभी के सभी खनिज महेंद्रगढ़ के अंदर है। इसके अलावा चूने की रोड़ियाँ। उसके बाद है गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर स्लेट पत्थर, चीनी मिट्टी, अरबक व कांच बालू मिलती है, और बजरियाँ भी मिलती हैं। उसके अलावा बैराइट व चूना पत्थर का कुछ क्षेत्र पंचकुला के अंदर भी है। उसके बाद तापीय केंद्रों को मैप के थ्रू दिखाया हुआ है, देखिए मैप के अंदर झज्जर के अंदर अरावली इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी। उसके अलावा फरीदाबाद के अंदर गैस आधारित तापीय केंद्र है। हिसार के अंदर खेदड़ के अंदर राजीव गांधी है। यमुनानगर में दीनबंधु छोटू राम है। पानीपत के अंदर पानीपत तापीय केंद्र है। ये सभी तापीय केंद्र हरियाणा के अंदर है। उसके अलावा जल विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा परियोजना, तो देखिए पवन ऊर्जा पंचकुला के अंदर, सौर ऊर्जा यमुनानगर। सौर ऊर्जा का मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर है, लेकिन सौर ऊर्जा का केंद्र है वे यमुनानगर के अंदर स्थापित है। उसके अलावा यमुनानगर में जल परियोजना भी है पश्चिम यमुना नहर के ऊपर। और सोनीपत के अंदर छोटा ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत संयंत्र भी है। उसके अलावा गोरखपुर के अंदर। अगला टॉपिक है परिवहन एवं संचार व्यवस्था। देखिए परिवहन को हम तीन भागों में बांटेंगे, वायु परिवहन, रेल परिवहन व सड़क परिवहन। तो सबसे पहले सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में हम राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग व जिला सड़कें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग। हरियाणा में देश के राजमार्गों का 2% हिस्सा है लगभग। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे 9 है, जिसकी लंबाई 285 किलोमीटर है। हरियाणा के अंदर सबसे छोटा राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग, वो नेशनल हाईवे 148 से है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। हरियाणा में सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है 10, जो 6 जिलों से होकर गुजरता है हरियाणा के। उसके बाद है राजकीय राजमार्ग। राजकीय राजमार्ग जिला मुख्यालयों, औद्योगिक केंद्रों व शहरों को आपस में जोड़ता है। सबसे छोटा राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे है 6 है, जिसकी लंबाई 3.70 किलोमीटर है। सबसे बड़ा स्टेट हाईवे है स्टेट हाईवे 12, जिसकी लंबाई 192.32 किलोमीटर है। उसके बाद है जिला सड़कें। जिला सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों, उत्पादन केंद्र व छोटे बाजारों को जोड़ती हैं। इसका रख रखाव स्थानीय नगर निगम व पंचायती राज व्यवस्थाएं करती हैं। उसके अगला है राज्य के अंदर 4 चालक प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र हैं, IDTR। सबसे पहला है मारुति उद्योग के द्वारा बहादुरगढ़ में। उसके अगला है अशोक लीलैंड के सहयोग से कैथल में। उसके बाद है केंद्रीय वित्तीय सहायता से भिवानी के अंदर है। मेवात में है चौथा। उसके अलावा हरियाणा के प्रमुख एक्सप्रेसवे जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 28 किलोमीटर है, जिसमें से हरियाणा के अंदर 18 किलोमीटर है व 10 किलोमीटर दिल्ली के अंदर है। इसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा भी मानते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा इसके ऊपर है, 32 लेन्स का टोल प्लाजा द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। उसके अलावा पानीपत एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर है, इसके निर्माता L&T कंपनी थी। लॉरेंस एंड टर्बो कंपनी इसकी निर्माता रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का भाग भी है ये पानीपत एक्सप्रेसवे। उसके अलावा दिल्ली से पानीपत के बीच ये एक्सप्रेसवे है। इसके बाद है KMP और KGP, कुंडली, मानेसर, पलवल। कुंडली है सोनीपत के अंदर, मानेसर गुरुग्राम के अंदर व पलवल जिले के अंदर से। इसकी लंबाई 135.6 किलोमीटर है। ये 5 जिलों से होकर गुजरता है, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात व पलवल। इसे हम पश्चिमी परिधि एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं। उसके अगला है KGP। इन दोनों से HSSC में क्वेश्चन पूछे हैं KMP और KGP के बारे में। तो जो KGP है कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 135 किलोमीटर है, इसे हम पूर्वी परिधि एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है।
अगला है हरियाणा में रेल एवं वायु परिवहन, सड़क परिवहन कंप्लीट हो गया। उसके बाद है वायु परिवहन व रेल परिवहन। तो हरियाणा राज्य में सबसे पहली रेल रेवाड़ी के अंदर चली थी 1873 में, जिसकी कुल लंबाई, रेलवे लाइन की कुल लंबाई 4439.16 किलोमीटर के लगभग है। मेवात के नूह में कोई रेलवे लाइन व रेलवे स्टेशन नहीं है। इसके अलावा भारत की पहली सीएनजी ट्रेन रोहतक से रेवाड़ी के बीच चली थी 15 जनवरी 2015 को। ये भारत की प्रथम है और हरियाणा की भी प्रथम है सीएनजी ट्रेन। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्य मंडल मुख्यालय अंबाला के अंदर है। राज्य रेवाड़ी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। इसके अलावा प्रमुख रेल मार्ग हैं, जैसे अंबाला से चंडीगढ़ तक, कालका से एक छोटी रेल, शिमला तक व अंबाला से यमुनानगर होते हुए। विशेष नोट, हरियाणा में मेट्रो। देखिए, राज्य में पहली मेट्रो दिल्ली से गुरुग्राम के हुड्डा सिटी तक आई थी, जो 21 जून 2010 को शुरू हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है एसएससी में कि हरियाणा के अंदर जो मेट्रो है वो गुरुग्राम के किस सिटी तक आई थी? हुड्डा सिटी सेंटर तक आई थी। उसके अलावा दिल्ली से फरीदाबाद को भी जोड़ दिया गया है मेट्रो से, जो कि वाईएमसी चौक तक आती है। उसके बाद वायु परिवहन। देखिए, राज्य में कुछ हवाई अड्डे हैं, जैसे अंबाला वायु सेना स्टेशन, चंडीगढ़ हवाई अड्डा, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हिसार हवाई अड्डा, करनाल हवाई अड्डा, सिरसा वायु सेना स्टेशन। इसके अलावा कुछ नागरिक हवाई अड्डे भी हैं जो नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जैसे हिसार, करनाल, भिवानी, नारनौल, जींद और पिंजौर में। उसके बाद जनसंचार व्यवस्था। तो जनसंचार को हम 4 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र, दूरदर्शन केंद्र, फिर पत्रकारिता, फिर सिनेमा। तो सबसे पहले देखिए आकाशवाणी। हरियाणा के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। सबसे पहला व पुराना आकाशवाणी केंद्र रोहतक है, जिसकी स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी। उसके बाद है आकाशवाणी केंद्र दूसरा, जिसकी स्थापना कुरुक्षेत्र के अंदर 24 जून 1991 में हुई थी। उसके बाद है तीसरा आकाशवाणी हिसार, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1999 में हुई थी। उसके बाद दूरदर्शन। देखिए, हरियाणा राज्य में एकमात्र हिसार दूरदर्शन केंद्र है, उसके अलावा कोई दूरदर्शन केंद्र नहीं है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2002 को सुषमा स्वराज ने करवाई थी। उसके बाद है पत्रकारिता। देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में हरियाणा प्रमुख रहा है। बहुत सारी पत्रिकाएं, समाचार पत्र हरियाणा से निकले हैं। तो हमें कुछ प्रमुख पढ़ने होंगे, जैसे कि हरियाणा का जो पहला समाचार पत्र है उसका नाम है हरियाणा, जो झज्जर से निकला था, जिसका संपादक दीनदयाल शर्मा थे। उसके अलावा 1889 में जाट समाचार पत्र निकला गुरुग्राम से, जिसके संपादक बाबू कन्हैयालाल थे। और उसके अलावा 1916 में साप्ताहिक पत्र निकाला गया जाट गजट, जो किसने निकाला था? जाट गजट पत्र सर छोटूराम ने। उसके बाद है 1929 में उर्दू में हरियाणा तिलक निकाला, जिसके संपादक श्री राम शर्मा थे। 1930 में संदेश समाचार पत्र निकाला गया, जिसके संपादक पंडित नेकीराम शर्मा थे। संदेश, ये जो साप्ताहिक समाचार पत्र है, ये भिवानी से निकलता था और पंडित नेकीराम शर्मा निकालते थे। उसके अलावा 1928 में ज्योति समाचार पत्र, जो रेवाड़ी से पंडित प्रहलाद शर्मा ने निकाला। उसके बाद 1936 में ग्राम सेवक नामक समाचार पत्रक, उसके जो हिसार से लाला हरदेव ने निकाला। उसी के साथ लाला हरदेव ने सेवक नामक 1941 में भी समाचार पत्र निकाला था। 1943 में कुरुक्षेत्र से धर्मनगरी, अंबाला से विश्वव्यापी सनातन धर्म, सफिद्दो से कायाकल्प, सफिद्दो जींद के अंदर है। उसके बाद कुछ अन्य समाचार पत्र, जैसे कि ज्ञानोदय हिसार से ब्राह्मणंद ने निकाला। उसके बाद 1950 में रंगीला मुसाफिर हिसार से प्यारेलाल ने व सेठ महेशचंद्र का हरियाणा संदेश निकला। 1958 में हरियाणा केसरी भिवानी से, जिसके के बी दत्त संपादक थे, वह बनारसी दास गुप्त संचालक थे। 1985 में हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश ने जियालाल जैन द्वारा निकाला गया। पत्र का नाम था जैन प्रकाश। वह इम्पोर्टेंट है, बाल मुकुंद गुप्त का कोहिनूर पत्र इम्पोर्टेंट है, एचएसएससी बार बार पूछता है क्वेश्चन कि कोई। इसके बाद हरियाणा का सिनेमा। पहली हरियाणवी फिल्म रही थी धरती, जो 1969 में निकली थी। इसके अलावा हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म रही थी अरफुल सिंह जाट जोलानी, जो 1970 में निकली थी। प्रथम हरियाणवी सफल फिल्म बहुरानी रही 1983 में। सर्वाधिक सफल फिल्म रही चंद्रावल, जो 1984 में निकली थी। हरियाणा फिल्मों में लाडो जो फिल्म थी, उसे 47वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता रही वो 2002 के अंदर, जिसके निर्माता कुमन चौधरी थे और इसके निर्देशक थे वो थे अश्विनी चौधरी। अश्विनी चौधरी बहुत सारी हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक रहे हैं। हरियाणवी फिल्म पगड़ी द ऑनर को 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड मिले हुए हैं। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक रहे हैं जयंत प्रभाकर, और सर्वाधिक फिल्मी हरियाणवी फिल्मों के निर्माता हैं देवी शंकर प्रभाकर, और सुपर हिट हरियाणवी फिल्मों के अभिनेता हैं जगत जाखड़। आपने इसकी हरियाणवी फिल्म देखी भी होंगी, जगत जाखड़ की। इसके बाद है हरियाणा राज्य का प्रशासनिक गठन व ऐतिहासिक संदर्भ।
तो देखिए हरियाणा राज्य का जो गठन है वो 1 नवंबर 1966 को माना जाता है। जो एक शब्द हरियाणा वैदिक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो हरियाणा राज्य का जो गठन है वो महाभारत काल के कुरुज महाजनपद इसका नाम आता है, क्योंकि उस समय हरियाणा कुरु महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। वह मनुस्मृति में इसे ब्राह्मवर्त कहा गया है, जो कि सरस्वती व दृशदती नदियों के बीच का क्षेत्र हुआ करता था। अलग राज्य के रूप में हरियाणा का विकास क्रम देखेंगे। देखिए 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय हरियाणा पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1948 में सबसे पहले जो हरियाणा राज्य की अलग मांग उठाई वो पंजाबी नेता तारा सिंह ने उठाई थी। उसके बाद 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ। सच्चर फॉर्मूला लागू होने के तहत इसे 2 भागों में बांटा गया, पंजाबी क्षेत्र और हरियाणवी हिंदी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र में हरियाणा रहा, पंजाबी क्षेत्र में पंजाब बटा। उसके बाद 29 दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने भाषा व संस्कृति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग की स्थापना की। फजल अली आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1953 में हुई थी, लेकिन इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सरकार को 1955 में पेश की थी। ये क्वेश्चन बार बार HSSC पूछता है कि गठन कब हुआ और अपनी रिपोर्ट कब पेश की। उसके साथ क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू हुआ और उसी के तहत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके हरियाणा और पंजाब में अलग कर दिया। और 23 अप्रैल 1966 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश JC शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन हुआ और इसी के साथ पंजाब और हरियाणा की सीमा अलग अलग कर दी गई। इसके बाद देखिए विद्वानों ने हरियाणा के अनेक नाम दिए, जैसे रज हरियाणा, ये ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है इसका। श्रीकट जनपद, इसे बाणभट्ट रचित हर्षचरित में इसका वर्णन है। और हरियाणा को हरियाणु कहा है पुष्पदंत रचित महापुराण में। और इसे आर्याना कहा है डॉक्टर HR गुप्ता ने। हरियाणा को अभिरायना कहा है डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने। उसके बाद हरियाल इसे यदुना सरकार द्वारा कहा गया है। और हरिदानक्य है ये राहुल सांकृत्य ने कहा है। और महाराज कृष्ण ने इसे हरना कहा है। उसके बाद आती है हरियाणा की प्रशासनिक संरचना। देखिए हरियाणा जो है वो एक सदनीय व्यवस्था के अंदर आता है, यानी इसकी जो सदन है वो एक सदनीय है। इसके अंदर केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, तो इसलिए एक सदनीय व्यवस्था है। हरियाणा के अंदर कुल सदस्यों की संख्या है वो 90 है। 90 निर्वाचित क्षेत्र हैं, उन्हीं से 90 लोग 90 MLA चुनकर विधानसभा के अंदर आते हैं। न्यूनतम आयु है जो कोई भी विधान सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष रखी गई है। और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का रहा है। हरियाणा में 17 सीटों पर अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें हैं। ये इस बार के CET में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि हरियाणा के अंदर कितनी आरक्षित सीटें हैं, तो 17 आरक्षित सीटें हैं। जैसे कि कुछ इसराना हो गया, भवानी खेड़ा हो गया, होडल हो गया, ये सभी के सभी आरक्षित क्षेत्र है। उसके बाद है फरीदाबाद व हिसार जिलों में सर्वाधिक 7 विधानसभा सीटें मौजूद हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र लोहारू को माना जाता है और सबसे छोटा बल्लभगढ़ को माना जाता है। और हरियाणा के राज्यपाल देखिए हमने सारे के सारे इसमें लगा दिए हैं। हरियाणा के राज्यपाल यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले श्री धर्मवीर सिंह हरियाणा के पहले राज्यपाल रहे थे 66 से 67 तक। उसके बाद हमें सभी याद नहीं करने हैं। जो सबसे ज़्यादा इसका कार्यकाल रहा है, जैसे 9 साल रहा है BN चक्रवर्ती का, ये दूसरे राज्यपाल थे। सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका 9 साल तक। और सबसे कम कार्यकाल रहा है श्री ओम प्रकाश शर्मा का, जो 5 दिन तक राज्यपाल रहे थे हरियाणा राज्य के, 2004 से 2004 के अंदर ही, 2/7 से 7/7/2004 तक। उसके बाद हमें याद रखने हैं हरियाणा राज्य के जो अभी वर्तमान के जो राज्यपाल हैं डॉक्टर असीम कुमार घोष, जो 21/7/2025 को उन्होंने शपथ ग्रहण की थी और वर्तमान तक राज्यपाल रहे। इससे पहले श्री बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल थे हरियाणा के। उसके आगे देखिए उच्च न्यायालय। तो हरियाणा में जो उच्च न्यायालय है वो 7वें संशोधन वर्ष 1956 से संसद को अधिकार मिला था कि वह दो या दो से अधिक राज्य को एक संयुक्त न्यायालय रख सकते हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ के अंदर। उसके बाद हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ में की गई थी। इससे पहले कहाँ स्थित था? इससे पहले पंजाब के अंदर स्थित था। तो देखिए उच्च न्यायालय के बाद आते हैं जिला न्यायालय। जिला न्यायालय में 2 टाइप हैं, जैसे दीवानी मामलों के लिए दीवानी न्यायालय हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, और फौजदारी मामलों के लिए फौजदारी न्यायालय हैं जिसे हम सेशन कोर्ट्स कहते हैं, क्रिमिनल केसेस आते हैं इनके अंदर। उसके बाद ग्राम न्यायालय देखिए, हरियाणा में पहला मोबाइल न्यायालय मेवात के अंदर स्थापित हुआ था। उसके अलावा हरियाणा में प्राइवेट न्यायालय फरीदाबाद व कुरुक्षेत्र के अंदर है। सबसे अधिक ग्राम न्यायालय भिवानी के अंदर है। उसके बाद हमें पढ़ना है स्थानीय शासन। हरियाणा में पंचायती राज और स्थानीय शासन।
तो हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान में जो पंचायती राज व्यवस्था है, हरियाणा के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 73वें संशोधन द्वारा 1992 में स्थापित किया गया था। 73वें संशोधन द्वारा हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम 1994 में बनाया गया, जबकि वो संशोधन किया गया था 1992 में। 74वें संशोधन द्वारा नगरीय शासन प्रणाली को नए भाग 9 में जोड़ा गया और हरियाणा नगर नगर अधिनियम 1994 में लागू हुआ। तो देखिए, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन हरियाणा में त्रिस्तरीय व्यवस्था है और इसकी प्रमुख समितियां याद रखनी है हमें, जैसे कि सबसे पहली समिति थी पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय समिति, उसके अगली थी अशोक मेहता समिति, फिर थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति और चौथी थी पी.के. थुंगन समिति। उसके बाद आती है ग्राम सभा, इसका सबसे छोटा रूप है, जिसका जो प्रमुख होता है वो सरपंच होता है। इसके 6 से 12 पंच हो सकते हैं। राज्य में सबसे अधिक ग्राम सभा गुड़गांव जिले के अंदर है। और उससे अगला स्तर है पंचायती समिति और उससे ऊपर होता है जिला परिषद। ये 3 स्तर हैं। जिलों के वार्डों से निर्वाचित सदस्य जिला परिषद में जाते हैं और इसमें 2 स्तर हैं, खंड स्तर और जिला स्तर। खंड स्तर पर बीडीपीओ होता है और जिला स्तर पर डीडीपीओ होता है। उसके बाद देखिए नगरीय स्वशासन। तो नगरीय शासन में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है। सबसे पहले नगर पालिका समिति, फिर नगर पालिका परिषद और नगर निगम। देखिए, नगर पालिका समिति वो हैं जिनकी आबादी 20,000 से 3 लाख के मध्य है। इसके अंदर 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य व पदेन अधिकारी। उसके बाद नगर पालिका परिषद में आबादी 3 लाख से 10 लाख तक रहती है, इसमें भी 3 सदस्य होते हैं इसी प्रकार। और नगर निगम ऐसे क्षेत्र हैं जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक हो, जैसे भिवानी की आबादी 10 लाख से ऊपर, इसलिए एक नगर निगम है। जैसे गुड़गांव, इस प्रकार सभी के सभी नगर निगम। इसका शीर्ष मेयर होता है, जिसे महापौर भी कहते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है और 74वें अधिनियम द्वारा इसमें 18 विषय शामिल हैं, जैसे कि इसके विषय हैं भूमि उपयोग, सड़क व पुल निर्माण कराना, जल व्यवस्था करना, पार्क उद्यान, खेत के मैदान व जन्म व मृत्यु पंजीकरण करवाना, ये इसके कार्य हैं। तो हरियाणा की जनसंख्या देखिए, हरियाणा राज्य में प्रथम जनगणना है वो 1971 में हुई थी और नवीनतम जनगणना 2011 में हुई थी, जिसकी कुल जनसंख्या हरियाणा की 2.5 करोड़ के आसपास है। देश कुल जनसंख्या का 2.09% रखता है और इसमें जो जनसंख्या वृद्धि है, वर्ष 2001 में हरियाणा की जो जनसंख्या वृद्धि थी वो 28.06% थी। 2011 में ये बढ़कर 19.90% हो गई। 2001 के मुकाबले 2011 में जो वृद्धि दर है उसमें 8.16 की कमी आई। अब हरियाणा का जनघनत्व, तो 2001 की जनगणना में 478 वर्ग किलोमीटर था, यह बढ़कर 2011 की जनगणना में 573 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति हो गया है। राष्ट्रीय जनघनत्व 11 में 382 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति है, यानी अगर पूरे देश की जनघनत्व देखें तो वो 382 है। हरियाणा में साक्षरता दर देखिए, 2011 के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर है वो है 75.55, जिसमें पुरुष साक्षरता है 84% और महिला साक्षरता है 65%। देखिए पुरुष महिलाओं की साक्षरता में कितना अंतर है। उसके बाद है हरियाणा की प्रमुख सांख्यिकी जनसंख्या से संबंधित, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले है राज्य के उच्च साक्षर जिले। तो सबसे ज़्यादा हरियाणा का जो साक्षर जिला है वो है गुरुग्राम 84.70। दूसरे नंबर पर आता है पंचकुला 81.88 और फिर आता है अम्बाला 81.75। हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात, तो देखिए पूरे भारत में लिंग अनुपात के मामले में हरियाणा राज्य कुख्यात है, क्योंकि सबसे कम लिंग अनुपात है। इसका लिंग अनुपात है 879, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। और राष्ट्रीय लिंग अनुपात 940 है, उससे भी कम है हरियाणा का लिंग अनुपात। तो राज्य के उच्च लिंग अनुपात वाले जिले हैं, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है मेवात के अंदर, फिर है फतेहाबाद के अंदर, फिर है रेवाड़ी के अंदर। 2011 के अनुसार 5 सबसे बड़े जिले हरियाणा के, सबसे पहला है फरीदाबाद, जिसकी जनसंख्या लगभग 18 लाख के करीब है। फिर है हिसार, फिर है भिवानी, फिर है गुरुग्राम, फिर है करनाल। राज्य के उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि गुरुग्राम में हुई है 73.96%। उसके बाद मेवात में, फिर फरीदाबाद में। राज्य के उच्च जनगणतव्य जिले, देखिए जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी जनगणतव्य भी वहाँ ज़्यादा होगा। जैसे फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो जनगणतव्य भी ज़्यादा होगा फरीदाबाद में, क्योंकि जगह कम है, लोग ज़्यादा हैं। उसके बाद है गुरुग्राम, फिर है पानीपत। अगला है हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री
व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये सभी आपको याद नहीं करने हैं, आपको याद करने हैं केवल हाईलाइटेड। जैसे सबसे पहला मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, ऐसे मुख्यमंत्री जिसके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा था। जैसे कि दूसरे नंबर पर था राव वीरेंद्र सिंह, जो 1967 से 1967 तक रहे थे और राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद है श्री बनारसी दास गुप्ता, जिसके समय में राष्ट्रपति शासन लगा था 77 से 77 के बीच। श्री ओम प्रकाश चौटाला, जिसके समय में राष्ट्रपति शासन लगा था। और अभी वर्तमान में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी, जो 12/3/2024 से अब तक है। उसके बाद है पंजाब हरियाणा के उच्च न्यायालय। देखिए सबसे पहले जो उच्च न्यायालय थे वो थे रामलाल। ये थे जब देश आज़ाद हुआ था उस समय के। जब हरियाणा राज्य का उदय हुआ उस समय जो हरियाणा के सीजीआई थे, मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे मेहर सिंह। इसके अलावा सबसे लंबे समय तक रहने वाले हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अमरनाथ भंडारी। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले सीजीआई हैं तीर्थ सिंह ठाकुर। उसके अलावा जो अभी फिलहाल वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं सील नागू, 36वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जो 9/7/2024 से वर्तमान तक हैं। इससे पहले 35वें रविशंकर झा थे। उसको देखिए हरियाणा की स्थापत्य कला। तो राज्य की स्थापत्य कला को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन स्थापत्य कला, मध्यकालीन स्थापत्य कला व ब्रिटिशकालीन स्थापत्य कला। तो सबसे पहले देखिए नर नारायण की गुफा कहाँ है? यमुनानगर के अंदर है। ये प्राचीन वास्तुकला का उदाहरण है। उसके बाद है सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद के अंदर है। उसके बाद है जल महल, जो नारनौल के अंदर है। शाह कुली खान द्वारा निर्मित है और 1591 में इसका निर्माण हुआ था। कर्ण का किला थानेसर में है, कुरुक्षेत्र। तो याद रखना है कर्ण झील करनाल के अंदर है, लेकिन कर्ण का किला थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। सोना किला गुरुग्राम के अंदर, जिसे हम गर्म पानी का चश्मा भी कहते हैं। गुजरी महल हिसार के अंदर है। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। और इसी के अंदर लाट की मस्जिद भी है। बुढ़िया का रंग महल अम्बाला में है। सांझा के किसी दरबारी कवि ने इसे बनवाया था। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है। यह मध्यकालीन वास्तुकला का उदाहरण है। चनेट्टी का स्तूप, जो धार्मिक इमारतों में सबसे प्रमुख है, यमुनानगर के अंदर है। आधुनिक व सुनियोजित ढंग से बनाया गया प्रथम शहर था करनाल। उसका देखिए हरियाणा के प्रमुख स्थल और उनके निर्माता, जैसे काबुली बाग मस्जिद पानीपत के अंदर है। 1527 में इसका निर्माण हुआ। बाबर ने निर्माण करवाया अपनी पत्नी काबुली की याद में। इब्राहिम सूरी का मकबरा शेरशाह सूरी ने इसे बनवाया था। शेरशाह सूरी के पिता थे इब्राहिम सूरी, उनकी याद में नारनौल के अंदर 1540 ईस्वी में। और 1540 में ही शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था, पराजित किया था। कोस मीनार जो अम्बाला के अंदर है, 1540 में शेरशाह सूरी ने बनवाया था। देखिए शेरशाह सूरी ने एक रोड बनवाया था, जीटी रोड, जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। और उसके हर एक कोस के ऊपर एक मीनार बनवाए थे, जिसे हम कोस मीनार कहते हैं। तो ऐसी तो शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे हम हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं, थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह ने इसे बनवाया था। महम चौबीसी का चबूतरा, महम कहाँ है? रोहतक के अंदर है। सुदो कलान ने इसे बनवाया था। शेख तैयब का गुंबद, जो कैथल के अंदर है, 16वीं शताब्दी में हजरत शाह सिकंदर ने इसे बनवाया था। बीरबल का छाता, जो नारनौल के अंदर है, शाहजहाँ के दरबारी व दीवान राय मुकुंदास ने बनवाया था। शीश महल, जो फुरुखनगर के अंदर है, वहाँ के मुगल गवर्नर ने बनवाया था। बीरबल का रंग महल यमुनानगर के अंदर है। उसका देखिए हरियाणा की मूर्ति कला। हरियाणा मूर्तिकला की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण रहा है। इसकी प्रमुख मूर्तियां हैं, जैसे यक्षिनी की मूर्ति पलवल, भादस, अथिनी, फरीदाबाद। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्तियां आमिर थानेसर से मिली हैं। सूर्यदेव की मूर्तियां अग्रवा से मिली हैं। इसके अलावा जो अग्रसेन मंदिर है वो अग्रवा के अंदर है। विष्णु की मूर्तियां मोहनबाड़ी रोहतक से मिली हैं। शिव की मूर्तियां बरवाड़ा, हिसार, औरंगाबाद, भिवानी से मिली हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां वाहनवास है, ब्राह्मणवास नहीं है, वाहनवास है। वाहनवास रोहतक के अंदर है, औरंगाबाद भिवानी में है। शेष सैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति फाजिलपुर सोनीपत से मिली है। उसके अलावा बलराम की मूर्ति रोहतक से मिली है। बलराम का मेला भी लगता है रोहतक के अंदर। जैन मूर्तियां आसी व रानिया सिरसा के अंदर है, वहाँ से मिली हैं। उसके अलावा हरियाणा की संगीत कला। तो देखिए संगीत कला को हम 3 भागों में बांटेंगे: प्राचीन काल,
जिसका हमें पता चलता है सामवेद के गान आदि संगीत से। मध्यकाल जो सी गांव के सूरदास थे फरीदाबाद के अंदर, अकबर के समकालीन थे, उससे पता चलता है। मुगल काल जो प्रसिद्ध ख्याल गायक कलन खां थे रेवाड़ी के, उससे पता चलता है। तो देखिए हरियाणा के प्रमुख गायक हैं, पहला है होदू खां जो ख्याल गायक थे, ग्वालियर घराने के थे। उसके इनके शिष्य हुए कलन खां जो भी ख्याल गायक बने, गुड़ियानी रेवाड़ी से थे ये। ए चपल जो ख्याल व तराना गायक थे दिल्ली दरबार में। जोहराबाई, ये सीटी में पूछा गया पिछली बार, जोहराबाई का संबंध किससे है? ये गजल गायिका थी अंबाला से। पंडित जसराज जो शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं इसार से, इसार में इनका जन्म था। उसके अलावा कुछ लोकगीत हैं हरियाणा के, जैसे जीजा साली, देवर भाभी, सास बहू के इत्यादि के। लड़के के विवाह पर गाया जाने वाला जो लोकगीत है वो है बनड़ा या घोड़ी गीत। लड़की के विवाह पर सुहाग के गीत गाए जाते हैं। उसके अलावा बालक के जन्म पर जच्चा पीलिया बधाई के गीत गाए जाते हैं, जैसे उदाहरण पीला ओढ़ हमारी जच्चा मुंडला बैठी। इस प्रकार के गीत लोकगीत गाए जाते हैं। धार्मिक व सावन व होली के गीत होते हैं, जैसे तीज झूला धार्मिक गीत आदि। उसके बाद है हरियाणा के लोक नृत्य। हरियाणा में गाए जाने वाले लोक नृत्य देखिए, मंजीरा नृत्य जो महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं, मेवात के कुछ अधिक क्षेत्रों में विकसित है। धमाल नृत्य जो पुरुषों द्वारा बीन खंजड़ी ढोल आदि द्वारा बजा जाता है, ये महेंद्रगढ़ और झज्जर जिले में अधिक किया जाता है। उसके अलावा छठी नृत्य जो शिशु के जन्म पर छठे दिन स्त्रियों द्वारा रात में किया जाता है। तीज नृत्य जो स्त्रियां सुंदर वस्त्र पहनकर नृत्य करती हैं। फाग नृत्य जो होली के अवसर पर पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है। खोड़िया नृत्य ये है जब लड़के के विवाह पर बारात चली जाती है तो पीछे से स्त्रियां इसको करती हैं। रास नृत्य ये श्री कृष्ण की रासलीलाओं से संबंधित जुड़ा हुआ है। इसके दो प्रकार है, तांडव पुरुष प्रधान है, लास्या महिला प्रधान है। उसके अलावा है रतवाई नृत्य जो वर्षा ऋतु में स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। खेड़ा नृत्य यह बुजुर्ग की मृत्यु पर शोक में किया जाने वाला लोक नृत्य है। गोगा नृत्य यह जो भाद्रपद मास में गोगा नवमी की छड़ी से चारों ओर कपड़े लपेट कर किया जाने वाला नृत्य है। इस दिन जो गोगा की छड़ी होती है उसको नचाया जाता है। झूमर नृत्य यह स्त्री नृत्य है जो राजस्थान में लोकप्रिय अधिक है। उसके अलावा डफ नृत्य जो वीर रस प्रधान है, वसंत ऋतु में आगमन पर किया जाता है। अगला हरियाणा के लोक नाटक। तो देखिए हरियाणा में 16वीं सदी में रामलीला और रासलीला का विकृत रूप बनकर आया सांग, भजन, संगीत व नकल व तमाशा। इनके प्रतिष्ठापक जो माने जाते हैं वो आधुनिक संघ का जो प्रतिष्ठापक है वो पंडित दीपचंद को माना जाता है। जिनके प्रसिद्ध जो नाटक व सांग रहे थे शीला सेठानी, हरिश्चंद्र, नील दमयंती, मीराबाई, सत्यवान सावित्री, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद जो प्रथम सांगी माने जाते हैं वो हरियाणा में मेरठ के किशन लाल भट्ट को माना जाता है प्रथम सांगी। और हरियाणा का जो आधिकारिक पहला सांगी बना वो था दीपचंद बहमन जो शेरखेड़ा सोनीपत के रहने वाले थे। प्रथम सफल सांगी हरियाणा के परंपरा में 1730 में हुए और प्रथम स्वांग था वो रहा शीला सेठानी। और उसके बाद दूसरे नंबर के प्रख्यात सांगी रहे लक्ष्मी चंद, पंडित लक्ष्मी चंद। दूसरे प्रख्यात सांगी थे जिनका जन्म सोनीपत में हुआ था। इनके शिष्य थे मांगेराम व फौजी मेहर सिंह। उसके बाद देखिए हरियाणा की वेशभूषा। हरियाणा में पहने जाने वाली वेशभूषा। तो देखिए हरियाणा में पहने जाने वाली वेशभूषाएं। तो पुरुष वेशभूषा में है कुर्ता कमीज, धोती, पगड़ी, गुलीबंद, चादर, खेस, दोहर, मुरेठा, मिर्जाई। स्त्री द्वारा पहनने वाली अंगी, ओढ़ना, फेरी, कंद, गुमटी, छायमा, डिमाच, लहरिया, सोपाली, दुकानिया, पिलिया, दामन। जो दिमाच है वो विवाह के दुल्हन में चढ़ाई जाने वाली ओढ़नी है, ये आया था। उसके अलावा लहरी बंदेज पत्ती की रंगीन ओढ़नी होती है, ये भी सीटी में पूछा गया था। अगर आपको वेशभूषा महिलाओं पुरुषों की पहनावा और आभूषण देखने हैं तो हमने ये देखिए कितने अच्छे तरीके से लगा दिया, इससे आप याद कर सकते हो। जैसे कि लठ लाठी कामड़ी, पगड़ी, कर्णफूल, कड़ा, काला डोरा, गमछा आदि पुरुषों की आभूषण है। इसके अलावा महिलाओं के देखिए कर्णफूल, कंठी, मंदलिया, मंगलसूत्र, निबोरी, आंवला, हिरमोम, नोकदार जुत्ती, अरसी, अंगूठी को कहते हैं, हथफूल, चूड़ा, ये सभी के सभी हार, झालर स्त्री के आभूषण है। उसके बाद देखिए प्रमुख मेले, जैसे गोपाल मोचन मेला जगाधरी में, शीतला माता, बुद्धो माता, बूढ़ी तीज, भगतपुरमल मेला, साचोखा मेला, ये सभी के सभी गुरुग्राम के अंदर हैं। पलवल के अंदर सती मेला, दाऊ जी का मेला। मेवात के अंदर शिवाजी रावण का मेला, रामनवमी। उसके अलावा डोसी का मेला, बाबा बिलाईनाथ, बाबा केसरिया, स्मृति, बूरा भवानी, दुल्लड़ी मेला।
बाबा मस्तनाथ रोहतक के अंदर, बाबा जमनदास अगरसेन जयंती हिसार के अंदर, काली देवी हटकेश्वर मेला है जींद के अंदर, बिलासपुर मेला, सच्चा सौदा मेला, दमतान साहिब, राम रहवट मेला जींद के अंदर, कैथल के अंदर पुंडरक मेला, देहाती मेला, कुरुक्षेत्र के अंदर सूर्य ग्रहण, पेवा मेला, मारकंडा मेला। तो ये सभी प्रमुख मेले हैं हरियाणा के। उसके बाद प्रमुख मेला के बाद ये और बाकी बचे हुए मेले हैं अन्य जिलों के, ये आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद हैं प्रचलित शकुन अपशकुन। जैसे देखिए नीलकंठ दर्शन, इसे पक्षी का दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। चिड़िया का रेत में नहाना, तो वर्षा का अनुमान लगाया जाता है। हिरन दर्शन अच्छा माना जाता है। बिल्ली का मुंह देखना, तो इसे प्रयोजन आने का संभावना मानी जाती है। कोए का बोलना, किसी घर के छज्जे पर मंडेर पर अगर कौवा बोलता है तो उसे किसी मेहमान के आने की सूचना मानी जाती है। पानी भरा घड़ा मिलना, इसे अच्छा माना जाता है। इसके बाद है अपशगुन, जैसे खाली घड़ा मिलना अपशगुन है। हथेली खुजाना अपशगुन है। ज्योति पर ज्योति चढ़ना, कहीं जाने यात्रा करने का आशंका मानी जाती है। आँख फड़कना कुछ अशुभ होना। दूब का दर्शन यानी दिन है वो सुख से बीतने का मतलब है। उसके बाद हस्त दर्शन, जैसे छींकना, काली बिल्ली, ईंधन का टोकरा लिए मिलना, कुत्ते का रोना, आँख फड़कना, खाली घड़ा, सुअर का चिल्लाना, शमशान में गिद्धों का रोना, ये सभी अपशगुन हैं। उसके बाद प्रमुख हरियाणवी मुहावरे हैं जो हरियाणा में प्रचलित हैं। जैसे अंगाई करना, अक्कल के पाछे लठ लेके पड़ना। जैसे इमली के पत्ते पर डंड मारना, एक हांडी में दो पेट करना। जैसे काले लाठी धारण करना। जैसे खुरी खोदना, घर का खोदा पानी पीना, ची बोलना, थूक के चढ़ना, थेकली चढ़ाना, पल्ले गांठ मारना, बारह बाट होना, कोड़ी भरना, ये सभी प्रमुख हरियाणवी मुहावरे हैं। उसके बाद है हरियाणा भाषा एवं साहित्य। देखिए हरियाणा एक हिंदी भाषा राज्य है जो इसकी राजभाषा भी है। हरियाणवी भाषा की उत्पत्ति खड़ी बोली या कोरवी से मानी जाती है। प्राचीन काल में कोरवी क्षेत्र को कुरु जनपद के नाम से जाना जाता था। इसमें हरियाणा के हिंदी साहित्यकार हैं कुछ, जैसे कि सम्राट हर्षवर्धन जिसकी रचना है प्रियदर्शनी, रत्नावली, नागानंद। बाणभट्ट की हैं कादम्बरी, हस्तृत, चंडी शतक। गुरुदत्त की हैं धर्मध्वज। श्रीधर की हैं चंद्रप्रभा, पार्श्वनाथ, धर्मवीर, वर्धमान महावीर। बालमुकुंद की हैं तारा, अधिगीत, तुलसी, सुधाकर। डॉक्टर बलवीर दत्त शास्त्री की हैं हरिश्चंद्र महाकाव्यम। राम प्रताप की हैं स्वदेश दर्शन। भागवती की हैं सीता सेतु। कुछ संस्कृत साहित्यकार जैसे महर्षि वेदव्यास, महाभारत, गीता, पुराण। महाकवि मयूराष्टक, सूर्य शतक। पंडित महावाचार्य शास्त्र जैसे कबीर चरित्रम, पंडित हरपुण्य न्यायरान, रतन चित्रबोधिनी। पंडित जैसे जयराम शास्त्री जैसे जबरन बसंत साम्राज्य। उसके अलावा कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा की, जैसे हर हित स्टोर जो कि 2 अगस्त 2021 में व्यापार बढ़ाने हेतु शुरू की गई थी पंचकुला से। महिलाओं को किशोरी सम्मान, प्रति माह 6 सैनिटरी पैड मुफ्त दिए जाएंगे, 5 अगस्त 2020 से चालू थी। थारी पेंशन थारे पास, ये चंडीगढ़ से इसे मनोहरलाल खट्टर ने शुरू किया था 4 अगस्त 2015 को, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर खाते में। बेरोजगारी भत्ता जिसे सक्षम के नाम से जानते हैं 1 नवंबर 2005 से शुरू है। वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004 से, इसका उद्देश्य है जो स्त्री रोग विशेषज्ञ उसकी मुफ्त में जांच करेंगी। राजीव गांधी परिवार बीमा, मृत्यु में 1 लाख तक की सहायता 1 अप्रैल 2006 को शुरू हुई थी। देवी रक्षक योजना, अगर परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो 1 लाख तक की सहायता। देवी रूपक योजना जनसंख्या नियंत्रण हेतु लागू की गई थी। अगर कोई महिला या पुरुष अपने पहले बच्चे पर अगर ऑपरेशन करा लेता है तो उसको सरकार कुछ पैसे देती थी। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन जो 14 मई 2005 को लागू हुई थी। उसके बाद हैं प्रमुख तीर्थस्थल व मस्जिद। तो देखिए सबसे पहले हैं सिख तीर्थस्थल जो हमने लाल रंग के अंदर दिखाए हुए हैं। देखिए गुरुद्वारा कपाल मोचन यमुनानगर के अंदर है। गुरुद्वारा लाखन माजरा रोहतक के अंदर है। दमताना साहिब जींद के अंदर है। गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल के अंदर है। ये गुरुद्वारे हैं। उसके बाद हैं मंदिर। मंदिर हमने नीले रंग से दिखाए हुए हैं, तो जो रेक्टेंगल शेप में है। तो देखिए सबसे पहला रेक्टेंगल शेप में है ये रहा 11 रुद्र शिव मंदिर, अम्बेकेश्वर मंदिर, ये है कैथल के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर है सर्वेश्वर महादेव मंदिर, स्थानेश्वर मंदिर, भद्रकाली मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, दुख भंजनेश्वर मंदिर, ये सभी कुरुक्षेत्र के अंदर है। भीमेश्वरी मंदिर यमुनानगर के अंदर है। माता शीतला मंदिर गुरुग्राम में है। फरीदाबाद में दाऊ जी का मंदिर है। पलवल में पंचवटी मंदिर है। उसके अलावा घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में है। महेंद्रगढ़ के अंदर चामुंडा देवी मंदिर है।
डिग्गल का जो शिवालय है वो रोहतक के अंदर है। उसके अलावा अदिति मंदिर करनाल, देवी तालाब का मंदिर पानीपत। तो ये हो गए मंदिर। उसके बाद है मस्जिद काले रंग में ट्रायंगल के अंदर। तो सबसे पहले शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद, लाल मस्जिद, काजी मस्जिद, ये सभी के सभी रोहतक के अंदर है। उसके बाद है काबुली बाग मस्जिद पानीपत के अंदर, शेख मूसा की मज़ार मेवात के अंदर, सराय अलीवर्दीन मस्जिद ये कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है। तो ये सभी के सभी हो गए हमारे सिख तीर्थ स्थल मंदिर मस्जिद। उसके बाद है प्रमुख पर्यटन स्थल। तो देखिए यमुनानगर के अंदर कपाल मोचन, श्री कालेश्वर महादेव मठ, सूर्यकुंड पर्यटन स्थल है। कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे अधिक पर्यटन स्थल तीर्थ स्थल हैं, जैसे पेवा तीर्थ, प्राची तीर्थ, गोडिया तीर्थ, ब्रह्मसरोवर, आपज्ञा, चंद्रकूप, ज्योतिश्वर, बाणगंगा, भद्रकाली, मारकंडा, पुंडरिक, कालेश्वर, सन्निहित, वाल्मीकि तीर्थ। पलवल के अंदर पंचवटी है, स्थल बोरा रोहतक के अंदर है, महेंद्रगढ़ के अंदर डोसी तीर्थ है, तोशाम के पंचतीर्थ भिवानी के अंदर है, जिंद में डुंडू तीर्थ, सफीदो, पुष्कर तीर्थ, रामरय, पांडु पिंडारा, इसमें पिंडदान किया जाता है। उसके अलावा नवकुंड कैथल के अंदर है। और इसी के साथ सभी प्रमुख पर्यटन स्थल हो गए। कुछ बचे पर्यटन स्थल हमने यहाँ लगा दिए जो जिलेवार हैं, जैसे कि यमुनानगर में ताजेवाला, अथनीकुंड, कलेसर, करनाल में करणझील ओएसिस, पानीपत में स्काईलार्क, काला अम्ब, बलूजे, सोनीपत में चकोर, रोहतक के अंदर तिलियार झील, मैना नारंग, श्री कृष्ण साहिब गुरुद्वारा, लाखन माजरा, डिग्गल शिवालय, महेंद्रगढ़ के अंदर कानोड़ किला, बागोत तीर्थ, चौवन ऋषि गुफा, रेवाड़ी के अंदर जंगल बबलर, सैंड पाइपर, कुरुक्षेत्र के अंदर नील क्रांति, कृष्णा डैम, पैराकीट, पिपली के अंदर शेख चिल्ली का मकबरा। उसके बाद काला तितर है सिरसा के अंदर, बुलबुल हरियाल है जींद के अंदर, ब्लू बर्ड है हिसार के अंदर, किंगफिशर व यादविंद्र गार्डन है अम्बाला के अंदर, पंचकुला में है रेड बिशप व मोरनी हिल्स। ये कुछ जिलेवार पर्यटन स्थल हो गए हमारे। उसके बाद है राज्य में शिक्षा व्यवस्था। तो देखिए राज्य की शिक्षा व्यवस्था हरियाणा में शिक्षा विकास प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च स्तरों पर है। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का संपूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण प्रबंधन पंचकुला से होता है, जो कि शिक्षा निदेशालय करता है। तो देखिए कुछ उच्च शिक्षा संस्थान, जैसे राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय वर्ष 1927 में रोहतक में स्थापित नेकीराम शर्मा कॉलेज है। राज्य का प्रथम डिग्री कॉलेज 1938 में स्थापित एस.ए. जैन महाविद्यालय है। 1944 में रोहतक में ऑल इंडिया जाट हीरोज मेमोरियल कॉलेज की स्थापना हुई। उसके बाद 1944 में भिवानी में वैश्य महाविद्यालय स्थापित हुआ। 1945 में रेवाड़ी में अहिर महाविद्यालय और 1940 में रोहतक में वैश्य महाविद्यालय स्थापित हुआ। कुछ प्रमुख सरकारी व निजी विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी नींव रखी थी। स्थापना का श्रेय पंडित स्थान गुप्त को जाता है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय 1970 हिसार, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय 1970 रोहतक, दीनबंधु छोटराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सोनीपत, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान विश्वविद्यालय 95 हिसार, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय 5 अप्रैल 2003 सिरसा, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय 2006 सोनीपत। हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय रहा है ये भगत फूल सिंह, ये सोनीपत के अंदर है। पंडित बी डी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक 2008 के अंदर, केंद्रीय विश्वविद्यालय जनतपाली 2009 महेंद्रगढ़ के अंदर, YMCA विज्ञान प्रौद्योगिकी फरीदाबाद के अंदर, लाला लाजपत राय पशु विद्यालय 2012 हिसार के अंदर। कहाँ है ये? हिसार में है, हिसार के अंदर। उसके बाद आता है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय 2013, चौधरी बंसीलाल भिवानी हरियाणा विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, ये सभी के सभी। कुछ निजी हैं, जैसे ITM विश्वविद्यालय गुरुग्राम, APJ अमेठी, नॉर्थ कैंप, अंसल, क्यारम, GT गोयनका, स्टोरेक्स, ILM, सभी के सभी गुरुग्राम के अंदर है। मानव रचना, OP जिंदल, अशोक, SRM, विश्व डिजाइन, सभी के सभी सोनीपत के अंदर है। उसके बाद है ऋषि हुड विश्वविद्यालय सोनीपत के अंदर, सोनीपत को एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। महर्षि मार्कंडेय विश्वविद्यालय अम्बाला के अंदर, जगन्नाथ विश्वविद्यालय बहादुरगढ़ के अंदर, NIILM कैथल, MVN विश्वविद्यालय पलवल, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक, PDM बहादुरगढ़ जज्जर के अंदर, OM स्टर्लिंग ग्लोबल विश्वविद्यालय हिसार के अंदर, OM स्टर्लिंग। इसके अलावा कुछ व्यावसायिक संस्थान, जैसे IIM रोहतक में है, फिल्म इंटेलिजेंट फैशन डिजाइन फाइन आर्ट्स प्रोफेशनल स्टडीज संस्थान रोहतक के अंदर है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत के अंदर, एजुकेशन सिटी सोनीपत को कहते हैं।
उसके अलावा हरियाणा के प्रमुख तकनीकी एवं शोध संस्थान जैसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल, सबसे पहले ये बेंगलुरु के अंदर स्थित थी, बाद में 1955 में करनाल के अंदर स्थापित कर दी गई। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल 1969, गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल 1978, राष्ट्रीय संविट पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान फरीदाबाद 1991, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान करनाल 1984, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल 1985, शिक्षा अनुसंधान एवं शिक्षण प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद गुरुग्राम के अंदर। कुछ डीम्ड विश्वविद्यालय जैसे राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ से था? करनाल 1955, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र 2002, राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध नैनवाल गुरुग्राम 2002, मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय फरीदाबाद 2008, मार्कंडेय विश्वविद्यालय मुलाना अम्बाला के अंदर 2009, लिंगिया विश्वविद्यालय फरीदाबाद 2009, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय गुरुग्राम 2010, अंसल विश्वविद्यालय कैथल, बाबा मस्तनाथ रोहतक 2012, GD गोयनका विश्वविद्यालय गुरुग्राम 2013। हरियाणा के प्रमुख खेल एवं उसके खिलाड़ी, ये हमारा लास्ट हरियाणा जीके का अंतिम टॉपिक रहेगा। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना साई ने की थी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व कोच व प्रसिद्ध मुक्केबाज जगदीश सिंह ने 21 मार्च 2003 में की थी। इसके सह संस्थापक कैप्टन नवाज सिंह रहे थे, इसीलिए इसे बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहते हैं। 2008 के अंदर विजेंद्र सिंह कांस्य पदक जीतने वाले पहले मुक्केबाज रहे थे भिवानी से। राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स सेंटर 31 जनवरी 2010 को हरियाणा सरकार द्वारा नारनौल के पास बिछाई हवाई पट्टी पर भारत के प्रथम एरो स्पोर्ट्स सेंटर की शुरुआत की गई थी। इसे राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर भी कहा जाता है। उसके बाद कुछ खिलाड़ी हैं प्रसिद्ध, जैसे सबसे पहले है योगेश्वर दत्त लालाराम सांगवान, कुश्ती से 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक। योगेश्वर दत्त कुश्ती में कॉमनवेल्थ में 2003 में स्वर्ण, ओलंपिक 2012 में कांस्य। गीता फोगाट, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट तीनों बहनें कुश्ती में थी। गीता फोगाट पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी रही थी जिसके पास अर्जुन अवार्ड, भीम अवार्ड हैं, और 2010 कॉमनवेल्थ में स्वर्ण विजेता रही। विनेश फोगाट कॉमनवेल्थ 2014-18 में स्वर्ण विजेता रही, अर्जुन अवार्डी रही। साक्षी मलिक भी कुश्ती से संबंधित थी। रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य विजेता रही 58 किलोग्राम बार में। 2017 में इन्हें पद्मश्री मिला। और बबीता फोगाट कुश्ती में वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2012 में कांस्य विजेता, कॉमनवेल्थ में कांस्य विजेता 2018 में। विजेंद्र सिंह प्रसिद्ध मुक्केबाज रहे, बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य विजेता, एशिया खेल 2014 में स्वर्ण विजेता, प्रथम भारतीय मुक्केबाज। विकास कृष्ण यादव मुक्केबाज हैं, एशिया 2010, कॉमनवेल्थ 2018 में स्वर्ण विजेता। कपिल देव क्रिकेटर रहे हैं, कहाँ के? चंडीगढ़ से। 1983 में विश्व कप में कप्तान रहे हैं। अर्जुन, पद्मश्री विभूषण, पद्म विभूषण सभी से सम्मानित है। ममता खरब हॉकी की कैप्टन रही हैं। 18वें राष्ट्रीय मंडल खेल से में रजत विजेता है। हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार भीम अवार्ड मिला है। अर्जुन अवार्ड 2003 में मिला है। ममता खरब को गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं, सोनीपत से संबंध है। गगन नारंग शूटिंग से संबंधित है। इसके अलावा ओलंपिक 2012 लंदन में कांस्य पदक जीता। कॉमनवेल्थ 2010 में 4 स्वर्ण पदक जीते इन्हें। सैन्य नेवल बैडमिंटन से संबंधित है। कॉमनवेल्थ गेम 2010 में स्वर्ण पदक, ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक, 2014 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, चाइना ओपन, इंडियन ओपन जीता। 2015 में विश्व चैंपियनशिप में रजत विजेता एकमात्र भारतीय महिला थी। सीमा पुनियांतिल एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण विजेता रही, प्रथम भारतीय महिला एथलेटिक्स में। कॉमनवेल्थ 2018 में कांस्य, अर्जुन अवार्डी। दीपा मलिक 60 फुट से संबंधित हैं, पैरा ओलंपिक 2016 में रजत, 2017 में पद्मश्री। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से संबंधित हैं, ओलंपिक 2020 टोक्यो में भाला फेंक में स्वर्ण पदक व रिकॉर्ड बनाया 87 पॉइंट कुछ समथिंग मीटर फेंक कर। ओलंपिक 2024 पेरिस में भाला फेंक में रजत सिल्वर पदक जीता इन्होंने। रवि दहिया कुश्ती से संबंधित हैं, ओलंपिक 2022 में रजत पदक 55 किलोग्राम में। मनु भाकर झज्जर की रहने वाले हैं। शूटिंग इनका खेल है, वह कांस्य विजेता रही। 10 मीटर एयर पिस्टल में पहली भारतीय महिला बनी। इसके अलावा कांस्य मिक्स्ड टीम में भी 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य विजेता रही। 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला किसी एक ओलंपिक में, मनु भाकर। उसके अलावा अमन सहरावत झज्जर से थे, कुश्ती में कांस्य विजेता रहे 57 किलोग्राम में। उसके बाद प्रमुख स्टेडियम है हरियाणा के, जैसे कि भीम स्टेडियम भिवानी, नारसिंह स्टेडियम फरीदाबाद, हरियाणा राज्य खेल प्रशिक्षण स्टेडियम फरीदाबाद, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम यमुनानगर, नेहरू स्टेडियम गुरुग्राम, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल, भगत सिंह स्टेडियम सिरसा, कर्ण स्टेडियम करनाल, महावीर स्टेडियम हिसार, राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक, अर्जुन स्टेडियम जींद, शिवाजी स्टेडियम पानीपत, बंसीलाल स्टेडियम रोहतक। खेल पुरस्कार जैसे कि भीम पुरस्कार,
हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार 5 लाख नगद प्रमाण पत्र। महाराणा प्रताप पुरस्कार ऐसे पुरुष खिलाड़ियों को जिन्होंने जीवन भर खेलों को बढ़ावा दिया हो, 5 लाख नगद। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड ऐसी महिला खिलाड़ियों को जिन्होंने जीवन भर खेलों को बढ़ावा दिया हो, 2 लाख नगद। विक्रमादित्य अवार्ड रेफरी व जज एम्पायर हेतु दिया जाता है, 2 लाख नगद। गुरु विशिष्ट अवार्ड खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जिसके अंदर 2 लाख की राशि नगद दी जाती है। इसी के साथ आज का हमारा हरियाणा जी के पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, खेल, प्रमुख टॉपिक जैसे कि मेले, प्रमुख तीर्थ स्थल, पर्यटन, भाषा, सभी के सभी। अगर इसकी पीडीएफ की आपको कॉपी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। इसी के साथ मॉक टेस्ट लगाते रहिए। धन्यवाद।